नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं दो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और जेपी नड्डा, इन्होंने कहा है कि सरकार आरक्षण के पक्ष में है और रामविलास पासवान ने कहा है कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाली जाए और इसके लिए जितने आरक्षण पक्षधर पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी हो या सपा हो, बसपा हो, डीएमके हो, ये सब मेरे साथ आए। लेकिन उससे कहीं ज्यादा इस देश की जो मीडिया की भूमिका है वो परसेप्शन बनाने में कैसे काम करता है, और मीडिया की भूमिका से आप इनकार नहीं कर सकते। जो आरक्षण के समर्थक लोग हैं उनके पास कोई मीडिया नहीं है। मेरे जैसे कुछ ऐसे यूट्यूब पर टुच्चे पत्रकार हैं जो जूम पर लाइव कर सकते हैं। अखबार और टेलीविजन उनके पास नहीं। उसी में एक बड़ा शख्स जिसके पास सबसे बड़ा टीवी ग्रुप है, जी मीडिया, उसके एडिटर सुधीर चौधरी ने कहा है कि जो आरक्षण लेते हैं वो कामचोर हैं और उनसे देश पीछे जाता है। बस ये दो छोटे छोटे मुद्दे हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। मैं सूरज मंडल साहब हैं, बीपी मंडल साहब के पोते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, मंडल कमीशन के बारे में आप सब पता है। अनिल जय हिंद साहब है हमारे साथ, जिन्होंने पेशे से तो डॉक्टर हैं लेकिन वो समाज के भी डॉक्टर है। उन्होंने आरक्षण को बनते लागू होते हुए देखा, खासकर ओबीसी आरक्षण की बात करें तो। नवीन सर हैं, सीनियर पत्रकार हैं और लगातार आरक्षण को लेकर लिखते रहे, बात करते रहे। सत्या सर हैं, आरक्षण को लेकर इनकी एक अलग राय है। सब्सिडी को लेकर भी वही राय है जो सुधीर चौधरी की राय है, उस पर वो कहेंगे आगे क्या कैसे सहमत है। और भानु प्रताप जी हैं जो एक सीनियर वकील हैं और लगातार आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कई मामले भी देखे हैं। सर, सत्या सर, क्या लग रहा है आपको, आरक्षण से देश कमजोर होता है और ये कामचोरी है? ये आरक्षण जिसको मिल रहा है वो कामचोर होता है? पहली बात तो मैं ये साफ करूं शंभू जी की मैंने नहीं सुना कि सुधीर जी ने किस संदर्भ में क्या बातें कही हैं। ये उनके दृष्टिकोण है, डीएनए में आया है। उन्होंने कहा कि हाँ हो सकता है, लेकिन उन्होंने किस संदर्भ में कहा। कई बार आदमी जो है वो कई बातें संदर्भ में कहता है, किस संदर्भ में कही, इसलिए मैं उनकी बातों पे कोई टिप्पणी यहाँ नहीं करना चाहता। अब रही बात आपके दूसरे सवाल की कि आरक्षण देश को कमजोर कर रहा है, मजबूत कर रहा है, तो इस पे हम जरूर अपनी बात रखना चाहेंगे कि मुझे नहीं लगता कि आरक्षण देश को कमजोर कर रहा है, लेकिन मजबूत भी नहीं कर रहा है। ये मजबूत अगर कर रहा है तो कैसे कर रहा है ये हम लोगों को दिख नहीं रहा है। क्योंकि अगर मैं देखता हूं, मैं समझता हूं कि जो स्थिति, जो चीज मैं अपने गांव में छोड़ के आया, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं एक वैशाली जिले में मेरा घर है और एक किसान परिवार से मैं आया और अपनी मेहनत की बदौलत यहाँ तक जहां भी आया, जहां भी अपनी पहचान, जहां भी जो छोटी सी पहचान है वो अपने बूते बनाई। और इसमें आरक्षण या बाकी चीजों की कोई भूमिका नहीं है, जैसे हो सका वो यहाँ तक आया। मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ के भी जो बहुत सारे लड़के थे, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने देखा कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए था। उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त आरक्षण की। जब मैंने देखा है आरक्षण की राजनीति को, मैंने जिया है, मैंने वो सामाजिक ताना बाना बदलते हुए देखा है बिहार में। और कहीं पढ़ के आरक्षण के बारे में या चीजों के बारे में मैं नहीं कुछ बोलना चाहता, मेरी जो अपनी अनुभूति है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उन लोगों को कुछ उसका फायदा होते नहीं देखा। मैंने अभी हाल फिलहाल अपने फेसबुक पोस्ट में शंकर यादव का जिक्र किया। शंकर राय हमारे इलाके में तो यादव कम्युनिटी के लोग हैं, यादव जाति के लोग हैं, वो राय लिखते हैं और बहुत संपन्न है, हम लोगों से कहीं ज्यादा संपन्न है। और उसमें जो कहने का मतलब है कि जनरल कैटेगरी से ज्यादा संपन्न है, ये कहना चाह रहे हैं? ज्यादा संपन्न है, हाँ। ये मुझे जाति पूरी करने, सत्य जी की जाति कौन सी, ये भी पूछ लीजिए जरा, पता लग जाएगी, थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाएंगे ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड के लिए। नहीं, हम कैटेगरी पर बात कर रहे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल। नहीं, जब इन्होंने ये बात कही है कि मुझे आरक्षण से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, आरक्षण का कोई मतलब किस तरह की चीज है कहीं नहीं ठीक नजर आ रही, तो कम से कम ये भी बता दे कि इनकी जाति क्या है, क्योंकि असली चीज तो वही है, जड़ वही से है। ये भी हाँ, वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि इनकी कैटेगरी क्या है। फिर बताएंगे ना कि आरक्षण से क्या चीज क्या है क्या नहीं है। हाँ, वो उनको बात रखने दीजिए, फिर वो आ जाएंगे। मैं कैटेगरी बता दूंगा, मुझे पता है। हाँ जी, हाँ।
नहीं, मैं बता रहा हूँ शंभू, मुझे वो कहने में कोई दिक्कत और कोई हिचकिचाहट नहीं है। आज का समय वो नहीं है कि हाँ कोई ये कहे कि हाँ हम फला है ढिमका। मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, मैं इसलिए तो शंकर की बात कर रहा हूँ। मेरा बहुत बढ़िया मित्र है वो शंकर, आदि वही जूझ रहा है। वो जब उसको आरक्षण चाहिए होता था, तमाम संपन्नता के बावजूद, ऐसा नहीं, शंकर का परिवार हमारे परिवार से आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न है, उसे कहीं कोई व्यवधान नहीं है। सामाजिक रूप से भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा लोचा था आगे बढ़ने में, क्योंकि हम सब लोग साथ साथ बढ़े, वहां तक आए, हाई स्कूल तक आए, आगे इंटर तक आए। उसके बाद से जब उसे जरूरत थी, मतलब सपोर्ट की, उसके जैसे लोगों को, मतलब मैं ये कह गया शंकर का परिवार, मैं वो डाइल्यूट हो गया। मैं ये कह रहा हूँ शंकर का परिवार जो है, यादव हमारे इलाके में बहुत संपन्न है, शंकर का परिवार डाउन था। मैं ये कह रहा हूँ वो थोड़ा मतलब इकोनॉमिकली डाउन था, तो वो वही है। लेकिन सत्या सर, मेरा सवाल एक छोटा सा है, अगर आरक्षण का लाभ वैसे लोगों को नहीं मिल रहा जिनको जरूरत है, तो किनको लाभ मिल रहा है? लेकिन हाँ, आरक्षण का लाभ मिल रहा है। सवाल है सर, मेरे घर के बगल में, मैं सब अपनी बात पूरी कर दूं, मेरे अपने घर के बगल में मेरा जो सबसे नियरेस्ट हमारे पड़ोसी हैं वो नवीन सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नवीन सर, आप अपना ईयरफोन ठीक कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो एससी कैटेगरी से हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि वो खुद जॉब में थे, उनके 2 बच्चे जॉब में हैं, अब उनकी तीसरी पीढ़ी भी जॉब में आ रही है। वो मतलब उनको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, वो बढ़ते चले आ रहे हैं, और जिसको जरूरत थी, जिनको चाहिए था, वो तो वही है। सत्या सर, एक डेटा है आपके पास, आपने जो शंकर का हवाला दिया, आपका ये निजी अनुभव है। मैं बता रहा हूँ सर, एक सवाल है छोटा सा। मैंने, हाँ शंभू 1 मिनट, मैं यही कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि मेरा ये मानना है, मैं ये समझता हूँ डेटा इस सैंपलिंग बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं जो अपने गांव में देखा हूँ और अभी भी जो देख रहा हूँ, है ना, मैं इसी आपको कहा कि मैं कोई किताब पढ़ के, कोई डेटा एनालिसिस करके आपके सामने ये सारी चीजें नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो 5-10 एग्जाम्पल देख रहा हूँ अपने सामने में, आई थिंक वही 10-100 एग्जाम्पल होते हैं, वही 100,000 एग्जाम्पल होते हैं, 1000-लाख एग्जाम्पल बन जाते हैं। मैं लकी हूँ कि मैं आपके जिले से हूँ। मैं ये कह रहा था, आपने जो आंखों से देखा है, आपके गांव में सबसे कम जमीन वाले, सबसे ज्यादा झाड़ फूक के, मतलब फूस के घर में रहने वाले, आप मानते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी, एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, एसटी नहीं भी होंगे वहां, तो जो नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये इसमें किसको दोहराए। लेकिन अब मैं आपको एक थोड़ा सा सुधार इसमें करवाता हूँ। मेरे ही गांव में जो ऊंची जाति के लोग हैं, कई परिवार जिनको मैं जानता हूँ, जनरल कैटेगरी, हम लोग किसी को ऊंची नहीं कह रहे, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, नहीं मानता, हम ऊंची कहते ही नहीं है। ये अभी ऊंच नीच आपके दिमाग से गई ना, तो ये जब गंध जब तक नहीं जाएगी, जब तक आप सारी चीजों को सही तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। अच्छा सर, मेरे इसको ऊंच नीच नहीं, ऊंच नहीं नीच नहीं, इसको जर्नल कहो, जर्नल, ऊंच नीच नहीं। नहीं है तो बाबा साहब का इस्तेमाल शब्द बोलो, सवर्ण है, आपको नहीं मालूम है। ऊंच नीच की भाषा ही आपकी जो है ना, ऐसी पता लग रही है, वो मानसिकता ही दिक्कत है। ऊंच नीच, सुनिए ना, मैं ऊंच नीच नहीं कह रहा, लेकिन दिक्कत यह है कि आरक्षण के जो सबसे बड़े पैरोकार हुए हमारे समाज में, जो लोग आरक्षण को लेके आए, उन्होंने ऊंच और नीच जात आज तक बोलना नहीं छोड़ा। इसलिए बोल रहा हूं। किसने? पिछले कौन लेके आया आरक्षण? जी, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। पिछले विधानसभा चुनाव में शंभू जी आपको क्लिप अवेलेबल करवा देंगे, नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा। माननीय लालू यादव जी, माननीय तेजस्वी यादव जी का भी होगा, लालू यादव जी का तो मेरे संज्ञान में है, वो ऊंच जात बोलते हैं। ऊंच जात वाले तो उनको ऐसे करेंगे, बोलते हैं ना, इसलिए अगर वो ऐसा बोलते हैं तो ये चीजें समाज में वहीं से खींच के आती है, और लोग उसको टोन पे, जो ट्रेंड सेटर होता है वो हमारे ट्रेंड सेटर हैं, चाहे वो लालू तो मतलब लालू प्रसाद यादव जी ऊंच नीच की बात कहने के ट्रेंड सेटर हैं। ये ऊंच नीच ब्राह्मणों ने सेट नहीं किया, जनरल समाज के लोगों ने सेट नहीं किया। आपने लालू जी का नाम पकड़ लिया, आपने नीतीश जी का नाम नहीं सुना। नहीं, क्या आप किसी की भी बात करिए, नीतीश की बात करिए, ये कोई ठेकेदार है? आरक्षण के जन्मदाता ये नहीं, आरक्षण यहां से नहीं आया। आरक्षण जब भारत का संविधान बना, संविधान से बाहर से आया है ना।
वो तो अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं ना समाज में। अच्छा, मैं ऐसा कर रहा हूं। सत्या सर, मैं एक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ मैथमेटिक्स। इस देश में टेलीविजन अखबार में ही होता है, जब आरक्षण पर बहस होती है तो जैसे 1 2 3 4 लोग आरक्षण के पक्षधर हैं और सत्या सर एक आरक्षण के पक्षधर नहीं है, इसी तरह से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की बातों को डाइल्यूट किया जाता है और वो जो आरक्षण का पक्षधर होता है वो अकेला पड़ता है। चलिए, मैं इस बात मैं ये बात बिल्कुल आपको साफ कर दूं कि मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं आरक्षण का पक्षधर नहीं हूं। नहीं, वो मेरा कहना सिर्फ ये है कि क्लियर कर दूं आपके जिसको उसकी जरूरत हो। और एक चीज पूरी करने दीजिए, मैं बहुत थोड़ा समय लूंगा। मैं जहां से छोड़ा था मैं उससे चला हूं। मैं वो ऊंच नीच में उलझ गए हम लोग, मुझे उससे नहीं जाना चाहिए। जो मुद्दे की बात मैं वहां जाना चाहता हूँ कि मैं अपने ही गांव में जो जनरल कैटेगरी के हमारे जो लोग जिनको मैं देख रहा हूँ पिछले 20 सालों से, पिछले या उससे भी कहीं ज्यादा, मैं वो तभी मजदूरी कर रहे थे, एसटी एसटी के खेत में भी मजदूरी कर रहे थे, आज भी मजदूरी कर रहे हैं, आज भी मजदूरी कर रही है केस स्टडी। और ऐसे 1-2 परिवार नहीं है। तो मजदूरी करने में क्या बुराई है भाई साहब? नहीं, मैं बुराई नहीं कह रहा। हाँ, मैं कहाँ तो कह रहा आप कि तो उसको ऐसे बता रहे हैं जैसे ये तो बहुत बड़ा पाप हो रहा है कि वो मजदूरी कर रहे हैं। मैं कोई पाप की बात नहीं रहा। नहीं, वो सर मैं तो पाप बोल ही नहीं रहा। अरे वो तो साल से जो लोग मजदूरी कर रहे हैं उनकी मैं तो एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात कर रहा हूं। नवीन सर की आवाज नहीं आ रही। मिस्टर सत्या वो मजदूरी नहीं करेंगे। मिस्टर सत्या वो मजदूरी नहीं करेंगे जो आप जनरल समाज के लोग 50% से ज्यादा आरक्षण खा रहे हैं और इतने समय से खा रहे हैं। आपकी हिम्मत अगर है और आप अगर इतने मानवतावादी हैं, उसमें से जरा सा छोड़ के देखिए। और जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं 11.5% अभी पूरा है, वो आधा तो अभी पूरा हुआ भी नहीं है। आधा पहले उससे पूरा करो, उसके बाद इसकी बात करो। और वैसे भी इस बात पर बोलने वाले आप होते कौन है? जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, जिन मजदूरों की आप बात कर रहे हैं ना, जिस तरह की बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे जनरल समाज के और ये जो इसके एससी एसटी समाज के जो नेता हैं, बिकाऊ नेता है, ये उनकी कमजोरी की वजह से है। अन्यथा अगर नेता सही होता, कोई भी ढंग का होता, तो ये कब का सही हो गया होता और आरक्षण पूरा मिल गया होता। और जिसकी आप बात कर रहे हो ना, ये 70 सालों में ईमानदारी से अगर आरक्षण पे काम किया गया होता और दिया गया होता, उसके रास्ते में रुकावट नहीं डाली गई होती। और आपके साथ तो सुप्रीम कोर्ट में बैठी है रुकावट डालने के लिए। अगर ये सब नहीं बैठे हो, आरक्षण हो गया होता, तो जिनकी मजदूरी की बात कर रहे हैं उन लोगों को भी आरक्षण मिल गया होता। अभी तो आप ही खा रहे हैं उनका, उनकी बात कर रहे हैं। प्रताप जी, हम लोग निजी नहीं होंगे, हम लोग मंडल सर मैं उनको एक बात जरूर शंभू, मैं मंडल सर को एक बात जरूर कह दूं कि मैं कोई आरक्षण किसी का नहीं खा रहा। मैंने आज तक आरक्षण का रत्ती भर लाभ नहीं लिया। मैंने पहले ही बहुत साफ तरीके से बात की, मैं एक खेतीहर किसान का बेटा हूँ। जहां पहुंचा हूँ वो अपनी बदौलत पहुंचा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के, मेहनत मजदूरी करके। सुनिए ना, ये नीति पास नहीं है, ये नीति पास नहीं है। मैं कह रहा हूँ आरक्षण जो है वो भागीदारी का सवाल करके बोल रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें कहा। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नवीन सर, अब बताइए, नवीन सर की आवाज नहीं आ रही है हमको लगता है। आप अनम्यूट कीजिए नवीन सर। अब बताइए सर, मेरा सवाल है, थोड़ा सवाल भी मुझे करने दीजिए। भानु प्रताप जी, आप बताइए कि आरक्षण डाइवर्सिटी था, वो गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं था। जैसे सत्या सर कह रहे हैं कि उन्होंने एक दलित का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सोशली इकोनॉमिकली 5% से भी नीचे है। ओबीसी की भागीदारी 3% है। मैं एक सत्या सर छोटा उदाहरण देता हूँ। जेएनयू में आप मीडिया में देखिए, जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, आप कल्पना कीजिए कि एक वो तबका जिसकी आबादी 85% के आसपास है और वो मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस और यूनिवर्सिटी इनसे गायब है, तो आप एक कैसा मजबूत देश बनाएंगे? और आपके घर में अगर कोई बच्चा जो हैंडीकैप्ड हो गया या जिसको आपने जानबूझकर पैर तोड़ दिया, वो उसको रेस में कैसे हिस्सा देंगे? उसको व्हील चेयर देंगे या आप कहेंगे कि नहीं, तुम्हारा पैर तोड़ दिया है और अब तुम दौड़ के हमसे आगे निकल के दिखाओ? पैर इन्होंने काट के रखे हैं, तोड़ क्या दिया इन्होंने, पैर काट के रखे हैं। शंभू जी, ये निजी नहीं है, ये मुझे निजी बात नहीं, मैं निजी बात नहीं कर रहा। सत्या जी को मैं मान रहा हूँ कि एक जो है, एक कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ। जनरल समाज को रिप्रेजेंट करके चल रहे हैं सत्या जी, मैं ये मान रहा हूँ। या यूं कहें कि आरक्षण के
वो कह रहे हैं कि आरक्षण जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला, और जिनको जो लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं वही लेते चले जाते। ये तो महीन बेईमानी वाला जवाब होता है कि आरक्षण उनको नहीं मिला। हाँ। आरक्षण तो जो जिनको मिलना है मिल रहा है। आपका क्या तर्क बताइए। हाँ देखिए, आरक्षण का जो मतलब है उसका इकोनॉमिक कभी मतलब नहीं था, उसका मतलब था सामाजिक सम्मान, स्वाभिमान, वो समानता मिले। आज किसी भी व्यक्ति, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करता हूं, मैं पढ़ के आया हूं, आज वकील हूं या दिल्ली में, मैंने, मेरे परिवार ने किसी तरह का आरक्षण नहीं लिया, किसी भी तरह का आज, और हम अपने दम पर आए हैं। हर तरह से हम किसी भी हालत में कोई कमजोर नहीं है, सक्षम है, हर तरह से सक्षम है, इस दुनिया में हर तरह मुकाबला करने के समर्थ हैं। लेकिन मेरे जैसे कितने लोग हैं जो इतनी बड़ी संख्या है, उनको आरक्षण दिया, आपने नहीं दिया। और एक व्यक्ति कितना भी पैसे वाला हो जाए SC ST समाज में या OBC समाज में, असली बात यह है कि क्या उसको सामाजिक स्तर पर उतना सम्मान दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा। यही असली दिक्कत है। सामाजिक समानता जो संविधान ने कहा है, उस समानता को, उस सम्मान को, उस स्वाभिमान को देने की बात है। कितना भी पैसे वाला हो जाए, लेकिन वो समानता अभी भी मिली नहीं है। असली चीज ये है, आप इसको क्यों नहीं खत्म करते हैं? आर्थिक आधार तो इसका आरक्षण का कभी था ही नहीं, कभी भी नहीं था। और रही इसकी बात कि मौलिक अधिकार है नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, अगर अनुच्छेद 16(4) को पढ़ लें तो उसमें बहुत स्पष्ट है। और अनुच्छेद 16(4) मौलिक अधिकार के अंतर्गत है संविधान में। अनुच्छेद 12 से भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ये मौलिक अधिकार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकता है? हालांकि कहने को तो जो चाहे करते, कहने को जो चाहे कर रही हो। चंद्र भानु प्रताप जी, आपको क्या लगता है जो सवर्ण होते हैं, अब तो उनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10% आरक्षण मिल गया है, उनको भी मिल गया है, तो क्या वो मानने के? भानु प्रताप जी की अब ये बात सुप्रीम कोर्ट से भी, अब ये बात सुप्रीम कोर्ट से भी पूछी जाए। सत्य जी एक मिनट, अब ये सुप्रीम कोर्ट से भी पूछी जाए। 49.5% पहले ही आरक्षण सवर्णों का था, 15% लोगों का, उनको 10% और वीकर सेक्शन कह दिया। और जो 8 लाख उनकी रखी गई है कि जो 8 लाख की जिसकी इनकम है वो वीकर सेक्शन है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का, OBC का उसकी 6 लाख है तो वो कमजोर है, तो वो गरीब माना जाएगा। और इनका जो 8 लाख का माना जाएगा, जिनका सत्ता पे अधिकार है। 90% इस देश की तमाम संपत्ति पर इनका अधिकार है, राजनीति में इनका अधिकार है, मीडिया में इनका अधिकार है, बिजनेस में इनका अधिकार है। 70% जमीन इनके कब्जे में है, सब कुछ तो इनके कब्जे में है। और फिर भी ये जो आरक्षण है वो भी पूरा नहीं है। ये कब्जा इनके मेहनत से है या इनकी पैदाइशी कब्जा है? इन्होंने नहीं, कोई इनकी मेहनत से नहीं है, कोई इनकी मेहनत से नहीं है। इन्होंने इतनी बड़े समाज को दबा कर रखा, उसको गुलाम बनाया, षड्यंत्र किया, अंधविश्वास और धोखे से किया। सब लोग बोले सर अब सत्या जी के पास आएंगे। हाँ, मैं बहुत छोटी बात रखना चाहता हूँ। शंभू हमारे साथ के कुलीग हैं, हमारे साथ, हम दोनों ने साथ काम किया। हम जब साथ काम करते सबसे पहले मुझे नहीं मालूम था कि शंभू हमारे गृह जिले से हैं। मैंने कभी ये जानने की इच्छा नहीं जाहिर की कि शंभू किस कैटेगरी से आते हैं, वो तो हमने भी नहीं जानने की कोशिश की। मुझे बोले दीजिए, मुझे सिर्फ आप मत बोलिए। और जी के बारे में आज भी नहीं लोग जानता। हाँ, नहीं जानता, कोई बात नहीं। मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की, और आज भी मेरी ये जानने की इच्छा नहीं होती कि शंभू कहाँ से है, क्या है, नहीं है। शंभू जैसे थे वैसे शंभू को मैंने स्वीकार किया। हम लोग एक जगह काम कर रहे थे और शंभू ने भी मुझे स्वीकार किया, और आज तक हम लोग एक साथ हमारे घर में खाना भी खाते हैं, कप में चाय भी पीते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं रही। मैं इसलिए ये बात कहा, मुझे इस पर आपत्ति है खाना खाना एज ए ह्यूमन बीइंग, इसका मतलब कि आपके अंदर जात पात की समझ है। अरे सत्या जी, मैं आपको बताता हूँ, झूठ मानेंगे। मुझे वही मेरे गांव में सत्या जी, एक मिनट दीजिए ना, मैं वही बात बोल रहा हूँ। मेरे गांव में 550 घर है ब्राह्मणों के, और वो लोग वाल्मीकि समाज के यहाँ जाके मैंने अपनी आंखों से देखा, सुअर खाते थे। अब किसकी बात कर रहे हैं? अरे मुझे अपनी पूरी बात कहने दीजिए। मुझे वाल्मीकि समाज पे अगर कोई ऐसा करता है या किसी समाज के साथ ऐसा करता है तो कोई आदमी उसको आज की तारीख में उसको जस्टिफाई नहीं करता। कम से कम मैं तो कहीं से नहीं करता ऐसी चीजों को जस्टिफाई। मैं क्यों कहा ये? अभी आपने कहा ना कि आपके शंभू ने कहा कि आपके मन में जात पात है,
तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ। सुनिए सर, एक मिनट में मैं शंभू को आप बात कह रहे हैं ना, आप ये बताइए कि आपकी जाति में कितने प्रतिशत जो आपकी बहन बेटियां हैं उनकी शादी आप जो सो कॉल्ड दलित या ओबीसी उनमें करते हैं? जात पात तो शादी ब्याह से चलता है। हाँ जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ सर। हाँ जी, हाँ जो हमारे, हाँ बिल्कुल, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। जो हमारे लीडर हुए समाज के, जिन्होंने समाज को रास्ता दिखाया है ना, जिनकी पूरी राजनीति आरक्षण पे टिकी है, आप कहेंगे कि आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं? क्या समाज की बात है? नहीं, समाज की, हम लोग समाज की बात करने के लिए, अपना इंडिविजुअल बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। समाज, मैं भी इंडिविजुअल नहीं, समाज की बात कर रहा हूँ। जी, समाज की बात कर रहे हैं। तो क्या आरक्षण के जितने बड़े बड़े पुरोधा हुए, क्या लालू जी ने अपनी पुत्री या अपने बेटे की शादी किसी नीचे के, नहीं, हर सवाल के, अरे सर, फिर उन्होंने कर लिया क्या? एक चीज छोड़िए, लोगों के सामने इस चीज को छोड़ देते हैं। क्या शरद यादव जी ने किया? क्या किसी और नेता ने किया? नदी तो ऊपर से बैठ के ना सवर्णों को दिखाना होगा ना कि हम गैर सवर्णों में शादी करें। कोई गैर सवर्ण ना करे, उसने काम सीधा। अरे सर, आप उनको ब्लेम कर रहे हैं, वो तो ब्लेमर है। आप तो जनरल कैटेगरी को ब्लेम कर रहे हैं ना। आप में से कितने लोगों ने किया, मुझे ये बताइए। 2-4 एग्जाम्पल अगर रहता है। मैं आपकी दुखती रग नहीं छेड़ना चाहता, मैं दूसरे सवाल पे। नहीं, दुखती रग छेड़िए सर। अरे मैं चिल होके बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एकदम चिल होके बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं दूसरी बात करता हूँ कि देखिए, आरक्षण के विरोध में आपने बहुत सुना होगा 30-40 साल से। और जब कभी भी इस तरह की बातें हो सर, जब पूछा जाए कि आपने अपनी बहू बेटियों की शादी की क्या, तो पहले अपना एग्जाम्पल तुरंत सामने रखना चाहिए, फिर दूसरे के सामने। तो दे दीजिए इसे, आप यहाँ पे 100% आप ही लेंगे। नहीं सर, बोला जाए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, एक आरक्षण के विरोध में मैं आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस रिजर्वेशन, और मैं बिकॉज आई बिलोंग टू हरियाणा, ठीक है, चांस की बात जी सर, मैं मंडल जी के संपर्क में 1977-78 में आ गया और मुझे ये सब बातों का ज्ञान हुआ। हरियाणा में मेरे जो और भी हमारे रिश्तेदार हैं, आदों को कुछ पता ही नहीं इसके बारे में, क्या होता है आरक्षण, क्या सामाजिक व्यवस्था। हाँ, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आरक्षण का विरोध बहुत होता है हमारे देश में। आप नहीं करते होंगे, लेकिन काफी लोग करते हैं, ठीक है। हाँ, जो इस देश में सीधा आरक्षण है जो आंखों से नजर आता है कि 12 लाख मंदिरों में 100% एक जाति का आरक्षण चल रहा है। आपने क्या आज तक उसका विरोध सुना कभी कि एक जाति का जो 3 है और 4000 साल नहीं सुना क्या? नहीं, हमने तो नहीं सुना। बिल्कुल विरोध हो रहा है। कैसे नहीं विरोध हो रहा है? हमने नहीं सुना ऐसा। हमने भी कहीं नहीं सुना। ये कहने की बात है। क्या आज की तारीख में पटना के महावीर मंदिर में एक दलित पुजारी नियुक्त हुआ तो किसने विरोध किया? किसी ने विरोध बीजेपी का षड्यंत्र, वो सवर्ण समाज का बीजेपी का षड्यंत्र है। ऐसे दलित राष्ट्रपति दिखता होगा। ऐसे मुझे 10 मंदिर मैं गिनाऊंगा आपको। आप हर जगह कहीं बीजेपी का, कहीं संघ का षड्यंत्र बताएंगे और वो कहेंगे कि आपका षड्यंत्र है। वो कहेंगे कि आपका षड्यंत्र जो है वो तो आपका ओबीसी समाज से आता है। बाबा रामदेव को आप, हमारे लिए वो बाबा रामदेव हैं, मैं उनको किसी कैटेगरी में नहीं बांटता। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। बोलता है मैं उनको बाबा रामदेव के नाम से जानता हूँ, बाबा रामदेव समझता हूँ। मैं उन्हें किसी कैटेगरी में नहीं बांटता। मतलब आप संविधान को नहीं मान रहे हैं? संविधान में SC ST OBC माइनॉरिटी कैटेगरी है सर। तो आप मानिए, लेकिन मैंने शंभू को कभी ये नहीं माना कि शंभू किस से क्या है। उसी तरह मैं समझता हूँ कि शंभू हमारे लिए बहुत उपयोगी है, शंभू इस देश के लिए उपयोगी है, शंभू समाज के लिए उपयोगी है। फिर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस जाति से। जो शहरीकरण हुआ है और जो इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उसमें आप मानेंगे तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे। फिर तो आपको घर में जाकर के बैठना पड़ेगा। ये तो मजबूरी है। ये बस तो आप बिल्कुल सही जगह पे आ रहे सर। मैं कहता हूं कि ये जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात हो रही है जितनी भी, सर, तो आप औरों को भी बोलने दीजिए। आप 100% आप ही रखेंगे? नहीं 100% मैं नहीं ले रहा। आपके सवाल से ही आपका जवाब सर मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा। तो आपने कहा कि जो आपने कहा कि जो औद्योगिकीकरण हुआ, परिभाषा पे आते हैं, परिभाषा पे आते हैं। ये सारी चीजें खत्म कर देगा ये जात धीरे हो रहा है। और नहीं, जात पात तब खत्म हो गई जब शादी विवाह अंतरजातीय होगा। जब 51-52%, 50% से ज्यादा लोग अंतरजातीय विवाह करेंगे, तब जात पात खत्म होगा। उससे पहले नहीं खत्म होने जा रहा।
मैं एक परिभाषा जो आरक्षण की व्यापारी करते हैं उनको मेरी बात इसकी उपमा देनी चाहिए, उनको सामने आना चाहिए, शुरुआत करनी कोलेजियम, चाहिए। अच्छा सत्या जी, जो सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को मौलिक अधिकार कहती है, कोलेजियम सिस्टम पर आपकी क्या राय है एक पत्रकार के तौर पे? देखिए, उसमें शंभू बहुत टेक्निकल पक्ष है उसपे, वो मतलब इधर घूम के उधर किसी बहस रख लीजिएगा तो उस पर भी बोलेंगे। चलिए, क्या अनिल जैन साहब क्या कहेंगे कि जो दो लाइन हम लोग भी बोल रहे हैं। हाँ, आप शुरू कीजिए, आप सब लोग इंटरफेयर कर सकते हैं एक दूसरे में। हाँ, एक तो मुझे अफसोस है कि नवीन कुमार जी थे, उनको भी हम लोग सुनना चाह रहे थे। हाँ, खैर साथ जुड़ जाए। हाँ। एक जो अभी भानु प्रताप सिंह जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर अनिल जैन, ये प्रश्न सिर्फ आरक्षण का नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, ये पूरी व्यवस्था का है। व्यवस्था ये है कि इस देश का लोकतंत्र अगवा कर लिया गया है। इस देश का लोकतंत्र ईवीएम के माध्यम से आज एक जाति समूह, एक सवर्ण जाति के हाथ का खिलौना बन चुका है। एग्जैक्टली में जो आ रहा है वो कर रहा है, जिसका उदाहरण सिर्फ आरक्षण तो रोज ही प्रधानमंत्री तो ओबीसी है सर, और दलित है। प्रधानमंत्री तो एक नंबर का झूठा व्यक्ति है, रोज झूठ बोलता है, और उसके झूठ को बोलने के लिए किसी पत्रकार के कुवत नहीं है जो वो बोले कि वो झूठ बोल रहा है। रोज उसके भाषण में झूठ नजर आ रही है। मैं सिर्फ ये आपसे बोलना चाहता हूं शंभू जी कि इस देश का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को अगर नहीं बचाएंगे तो रोज जूते पड़ेंगे एससी, एसटी, ओबीसी को। और जो ये आरक्षण पर रोज ये कॉलेजियम सिस्टम पे आप बात कर रहे हैं, कौन सुनेगा आपका बात कॉलेजियम सिस्टम पे? कौन सुनेगा कि जज का बेटा जज नहीं बनेगा? यहाँ पर तो ये स्थिति है कि आरक्षण को कह रहा है कि कामचोर है, और जो देश के सबसे बड़े पैसे लेकर भागने वाले लोग हैं, क्या उसमें एक भी आदमी आरक्षण का है? जो इस देश के सबसे बड़े घोटालेबाज, क्या एक भी आरक्षण का है? ये बात डाइल्यूट हो रही है, और ये बोल रहे हैं हमको सुना रहे हैं कहानी, डाइल्यूट हो रही है। एक कहानी सुना रहे हैं। ये बहस डाइल्यूट नहीं हो रही, यही सही बहस है कि तुम जितने मतलब ये सवर्ण समाज के जितने भी लोग हैं, ये जितने भी लूट में हैं वही शामिल हैं। शंभू जी, ये अपने गांव का सुना रहे कि यादव सब बहुत वहाँ अत्याचार, ये सब आपको टीवी पर नहीं मिलेगा, बहस यहाँ मिलेगा। थोड़ा सा आप एससी, एसटी, ओबीसी को भी समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसी इलाके में आधारपुर में है, और वही बीपी मंडल जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो ये विनोदानंद झा बोल रहे थे कि गंगा में आग लगी है क्योंकि रिफाइनरी से तेल चू गया था, गंगा जी में आग चला गया। और यही अखिलेश यादव, पैसे की कमी है उसे क्या? ये ढोंगी बाबा 7 दिन तक उस घर को क्या करता रहा? शुद्धिकरण करता रहा। क्या था वो? क्या था वो जातिवाद नहीं था। जब आप जब सनातन धर्म को मानेंगे तो आप तो शूद्र हैं, तो आप मानेंगे तो अखिलेश यादव तो सनातनी है ना। हम यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, ये मेरी निजी मामला है। लेकिन ये सुन ले कि पूरे देश का व्यवस्था अगवा हो चुका है। एक सवाल क्या कर देंगे आप लोग? क्या कर देंगे आप लोग? आरएसएस, बीजेपी की सरकार है, यही सवर्ण आएंगे और मोदी जैसे लोग को पहले आगे लाते थे, अब लुंगी वाले बाबा को प्रधानमंत्री बनाएंगे और हम लोग यहाँ घंटी बजाते रहेंगे। अच्छा, एक बताइए, आज जेपी नड्डा ने कहा है। शंभू एक मिनट, क्या आपके पास आपके जय हिंद साहब और बाकी लोग जो भी पैनल से जुड़े हुए लोग हैं, क्या आपके पास कोई सबूत है इस बात का कि आप जिनकी बात कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आवास को शुद्ध किया या शुद्धिकरण करवाया? क्या बात करते हैं? दुनिया है उसका सबूत, क्या फोटो खींच के भेज दें आपको? हाँ सर, भेजिए। कोई वीडियो है आपके पास? कोई वीडियो नहीं है, कोई सबूत नहीं। ये कोरी बकवास है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोरी बकवास है सर। नहीं, मैं भी अपने घर में आता हूँ, मैं सनातन धर्म को मानता हूँ। सुनिए, मैं आपको एक बात सुना रहा हूँ सर। जय हिंद सर, सुना जाए, मेरी बात भी सुनिए। आपने अपनी बात कही, सुनिए। मैं ये ट्रक पे लटक के
उत्तराखंड से आया था, जिसका आर्थिक स्थिति ये था कि गौशाला में गोबर साफ करता था, वो मुख्यमंत्री बनने आप के अपनी बाद बात खुद कर अपनी ये जाति को आपके दिखा दिमाग को परिलक्षित कर रहा है कि परिलक्षित कोई मेरे आदमी दिमाग अगर को नहीं ट्रक कर रहा में है। गोबर वो मेरे- गाय का गोबर मैं साफ दिल्ली करता था यूनिवर्सिटी में तो वो क्या पढ़ाता मुख्यमंत्री हूं। बन सकता? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अरे सर, पढ़ाता आप हूं कहीं आप और कैम्ब्रिज रोज- में पढ़ाइए, मुझे उससे रोज कोई ऐसे बहस नहीं पढ़े लिखे है। लोगों आप को कैम्ब्रिज में पढ़ाइए सर, जो आप देख रहा हूं। कैम्ब्रिज में पढ़ाइए, आप अब हार्वर्ड में हमको पढ़ाइए, मुझे बताइएगा, कोई बहस छोड़िए, नहीं है। पूरे जातिवाद का नंगा नाच कर मैं दिया। कह रहा हूं कि किस क्या मजदूर की बात आप कर रहे थे? हाँ। वो मजदूर जो रोज मैं- मर रहा था सड़कों पे, अरे सर, और वो मजदूर सर, कौन था? जोर से ऐसा है, अली जोर से 10 बोलने और SC चिल्लाने से था। सच नहीं, झूठ सच नहीं हो जाता। क्या? जोर से बोलने से कोई भी झूठ सच नहीं हो जाता। आप अपनी छोड़िए ना, बात तार्किक 50 तरीके से झूठा रखें, सब इकट्ठा हो जाए तार्किक चैनल तरीके पे, से तो रखें। वो सच हो जाएगा और एक आदमी का सही आप कितने आवाज भी जोर से झूठ रहेगा। आप सभी जोर से लोग, देखिए, सभी झूठ जितना भी चैनल जोर से चिल्लाएंगे वो झूठ जिसको झूठ ही कोई भी रहेगा। मीडिया कहता क्या है, आपके पास जिसका कोई कुवत सबूत नहीं है कि सच्चाई उन्होंने बोलने अपने का? घर का जो शुद्धिकरण लोग- करवाया? जो लोग मैं रोज एक सनातनी आदमी हूँ, एक मैं पार्टी का किराए का घंटी भी घर बजाते लेता हैं, हूँ, तो मैं वो अपने क्या घर में कहेंगे? पूजा पाठ वो करके क्या घुसता हमको हूँ। समझाएंगे? ये मेरी अपनी श्रद्धा है। आप उसको आप जो श्रद्धा कह को ले, रखिए, मेरे को गोली उससे कोई मारिए। बहस नहीं है। मजदूर की बात करते आप हैं। मारिए गोली, मैं नहीं मजदूरों मार को रहा, मार दिया देश में, मैं नहीं मार रहा। पूरे देश में अरे, मजदूर आपके- को मरते हुए पूरे देश ने सर, देखा। आपने अपनी इंटरनेशनल पूरी मीडिया ने बात देखा है। क्या बात आपने करते अपनी हैं? पूरी बात को उसी वक्त खत्म कर दिया जब आपने ये कहा कि कोई आदमी गाय का गोबर साफ किया और ट्रक में लटक के आया तो वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। ये हम कितनी ये बड़ी नहीं बात है, बोले हैं, कितनी हम बड़ी बोले बात है, हैं कि उसने जाके उस घर को कितनी साफ बड़ी बात करवाया। है ये। उसने घर को और साफ आप करवाया आरक्षण की पैरोकारी कर क्योंकि रहे वो हैं। जाति आप अपनी जो जाति को नीयत दिखाना में चाहता खोट है, है। अपनी ऐसे ही जाति लोग को पैरोकार दिखाना हैं चाहता है। आरक्षण के, और आप भी इसलिए मन आरक्षण रखिए। असफल हो गया। आप मैं भी कह रहा जाति से हूँ ग्रसित है, आपके उसी जाति को आपके जैसे लेकर लोग ही उसी आरक्षण को, और आप आपके जैसे सर, आप आप उसी जाति को ऐसी ही लेकर एक सोच सेकंड वाले, सर, एक सेकंड, घंटा बजा रहे हैं। एक सेकंड सर, ये सर मैं- मेन स्ट्रीम मीडिया में है कि उन्होंने शुद्धिकरण करवाया था और सनातन धर्म में वर्णित है कि अछूत और शूद्र को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, ये संविधान में माना है। अनिल जैन साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कैसे बचाएंगे आप लोग आरक्षण? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा है, करने नहीं दीजिए। है, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे मैं बचाएंगे बोलिए, आरक्षण? नहीं नहीं, सत्या जी मैं औरों को भी फिर से बोलने इस बात दीजिए। को नहीं, मैं एक बात फिर से कृपया ये बात करके खारिज औरों कर को रहा भी हूँ बोलने कि दीजिए। जिस वक्त ऐसी खबरें अरे, आई हमें थी तो मीडिया पता में, चलिए, आप यहाँ उसी पे वक्त dominate इसका करेंगे। खंडन भी आया थाने के खंडन नाते, आप संपादक होने के नाते दोनों वर्जन को सब तुरंत चैनल बोलिए, मिलके झूठ दोनों पे वर्जन घंटी बोलिए। भी है ये। अपनी खंडन सहूलियत के कीजिए। हिसाब से बातों को नहीं रखनी चाहिए। ये सहूलियत की बातें बंद होनी चाहिए। एग्जैक्टली यही होता है मीडिया में। भारत की मीडिया किसी तरह से बहस करवाती है। हाँ, एक स्वाति सिंह है, बोलती थी 2000 के नोट में चिप है जो सिग्नल सैटेलाइट को जाएगा। हाँ, देखिए ये अब डिरेल हो रहा है, सब कहाँ चले चला गया, कहाँ चला चले गया गए मोदी मीडिया। सर इस डिबेट को आरक्षण तक रखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हम आरक्षण पे चर्चा करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अरे पत्रकार है सुधीर चौधरी, आरक्षण पर रखें सर। उनके मन, अरे शंभू जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जय हिंद सर है, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि आपको जब अपनी बात कोई भी रखनी है, हम आप या डॉक्टर सूरज मंडल बोल रहा हूँ। सूरज मंडल, अच्छा, जय सब हिंद लोगों साहब की बात मैं कह रहा हूँ। सत्या सर, एक सब सेकंड, लोगों की एक बात सवाल है। तो लीजिए, अरे एक सवाल। मैं नहीं सवाल ले रहा हूँ, आप तुरंत दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि अपनी बात बिल्कुल एक बार नवीन कुमार जी एक से तरीके भी से सामने रखें। लाइन पर लीजिए नवीन कुमार और जी। जब आप पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे तो आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो क्या नहीं, माना जाए वो- कि इस देश का जो सबक समाज है जिसके यहाँ पे मीडिया है वो पहले से पूर्वाग्रह ग्रसित है? पूर्वाग्रह खत्म कर दिया है सवर्ण समाज। क्या और ये मान मीडिया लिया वाला जो है क्योंकि वो सच्चाई का प्रतिमूर्ति है इस देश सुप्रीम में। कोर्ट में वो सच सुप्रीम कोर्ट में बोलता है। SC, ST, OBC के जज नहीं है, एक ही जाति के जज है कोलिजियम सिस्टम से। तो क्या माना जाए कि इस देश में हर कोई मैं क्या बोला, कोलिजियम सिस्टम पे हम लोग किसी और दिन आ लेंगे, उसके बहुत सारे प्रोज किसी का हिम्मत नहीं है कोलिजियम पर बोल दे। अच्छा, अनिल जैन साहब, एक बताइए, सुधीर चौधरी ने आप लोग को कामचोर कहा है कि जो आरक्षण वाला है वो कामचोर है, वो जाट समुदाय से आते हैं और जाट आरक्षण मांग रहे हैं और जाटों की हत्या हुई है, 25 जाटों की गोली लगी है। वही सुधीर जी है ना जो तिहाड़ जेल में था। ये वही सुधीर जी ये ऐसा है, 100 करोड़ की ब्लैकमेलिंग उससे करने वाला था ना, ये वही है 100 करोड़ रुपए जो मांग रहा था जिंदल से।
जिंदल से। पूरे समाज को काम चोर कर रहा है कि आरक्षण लेने वाला काम चोर है। नहीं यही भाई, सुधीर चौधरी है ना, मुझे आप बता दीजिए कि अगर ये आरक्षण लेने वाले काम चोर हैं तो ये सारे के सारे जो सवर्ण समाज के हैं ये तो वाकई में काम करने वाले लोग हैं, और इन्हों की वजह से ही देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। आर्थिक स्थिति गड्ढे में चली गई, गुंडागर्दी चरम पर है, लुटेरे देश का पैसा लूट कर भाग रहे हैं, लुटेरे देश का पैसा लूट कर भाग रहे हैं। सरकार जो है उनका पैसा राइट ऑफ कर रही है, उनका माफ कर रही है। एनपीए जो बढ़ रहा है वो एनपीए इन्हीं सवर्ण समाज के जो लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इन्हीं का है। तो कौन है ये लोग? ये सारे के सारे वही कामचोर हैं। इनमें एक भी जिनको ये कामचोर कह रहे हैं वो नहीं है। हकीकत ये है कुछ इनके हाथ में है और इनका जो मनाता है वो ये कर रहे हैं। मीडिया को इन्होंने गुलाम बना लिया और मीडिया के माध्यम से जो जैसा प्रचार चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। हकीकत ये है कि न केवल इस देश में एससी एसटी का, ओबीसी का, हर किसी का हक यही सवर्ण समाज के लोग जो यहाँ हर तरह की चीज में शामिल हैं वो लोग खा गए हैं और झूठ का प्रचार लगातार ये कर रहे हैं। लेकिन ये है दिक्कत। अच्छा, एक मैं बता रहा हूं, आपका मीडिया में भागीदारी नहीं है, एससी एसटी के, ओबीसी के, जुडिशियरी में आप नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, आपके पास सिर्फ वोट है। आप लड़ेंगे कैसे? क्या वोट भी नहीं है, ईवीएम ले गया, वोट का है आपके पास? अनिल जैन साहब, आप बताइए, आप क्या कहेंगे? सुधीर चौधरी, मीडिया कह रहा है कि आप लोग कामचोर हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आपका अधिकार नहीं है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं आरक्षण मेरे जिंदा रहने तक रहेगा, राष्ट्रपति दलित है, मतलब लब्बो लुआब क्या है? आप लोग एक बार फिर से गुलाम बन रहे हैं। लब्बो लुआब ये है सत्या जी, हमारे सर सुनिए, अनिल जी की बारी है। जिसको करना है वो शंभू जी है कि उससे जीते। शंभू जी ये बताइए जरा, रामविलास पासवान ने उसने क्या कहा है? रामविलास पासवान जी ने कहा है कि नौवें सूची में डाल दिया जाए, लेकिन उनकी बात सरकार में नहीं सुनी जा रही है। तो काहे को बैठा है सरकार में? इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? क्यों बैठे सरकार में? अगर तुम्हारी बात नहीं सुनी जाती, तुम समाज का रिप्रेजेंटेशन वहां पर करते हो, तो क्यों बैठे हो अगर तुम्हारी बात नहीं सुनी जाती? दिखाओ ना 91 वाले रामविलास पासवान जब होता था, नीचे धरती ऊपर आसमान, पासवान ही पासवान। और यही पासवान ने कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा, अब अंधेरा बुझ गया सारा का सारा। ये खुद भी उसी अंधेरे में अब हम लोग सड़क पे क्यों नहीं आते? लड़ते क्यों नहीं सरकार के खिलाफ? इस सरकार की कमर खोल के सरकार को गिराने की कोशिश क्यों नहीं करते? आते क्यों नहीं? सुनिए ना, अनिल जैन साहब के जा रहे हैं, भानु प्रताप जी। अनिल सर, क्या रहेगा आप लोग को आरक्षण नहीं मिलने वाला? राजनीति में भी आप लोग साफ हैं, एक भी बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी देश में सत्ता में नहीं है, न स्टेट में है। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं इनको, सत्या जी को, कि ये बार बार यादव करके कुछ सवाल इन्होंने कहा, मेरे गांव के यादव वगैरह वगैरह, बार बार नहीं, शुरुआत में महाराज सुन लेने दीजिए, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे। आप चूंकि उसको आपके दिमाग में वो चीज भरा है सर, वो सब आप मत बोलिए। जब मैं नहीं, आपके दिमाग में नहीं भरा, आप संबोधित कर रहे हैं ये कह के। नहीं, मैंने अपनी बात रखी वहां से शुरुआत की। सुनिए, मैं अगर चाहूं कि मैं आरक्षण ले लूं, मैं नहीं ले सकता। मैं ओबीसी में क्रीमी लेयर में आता हूं, पहली बात आप ये जानिए। बिल्कुल अमीर आदमी ओबीसी का आरक्षण लेता नहीं है। और बिल्कुल आशा आपकी ये है कि अगर 8 लाख रुपया वार्षिक आय किसी ओबीसी की है तो वो क्रीमी लेयर है, मलाईदार तबका है। 6 लाख नहीं 6 लाख और 8 लाख का वो है, 6 लाख। लेकिन 8 लाख ही अगर आए किसी सवर्ण के कहते हैं या जनरल, वो गरीब है, बेचारा वो गरीब है। परिभाषा को समझ लीजिए कि 8 लाख वाला वो मलाईदार तबका है, क्रीमी लेयर है, और वो बेचारा गरीब। बस आप दिक्कत है कि सर आप बाद में बोल लीजिएगा। डेटा में सुधार कर देता हूँ सर, छोड़िए। जो आप 6 लाख और 8 लाख वाली बात कर रहे हैं ना सर, 6 लाख और 8 लाख वाली बात कर रहे हैं, तो 8 लाख वाला इसलिए है क्योंकि वो न्यू मामला है, उस पे पैनल ने अभी तय किया है। तो 6 लाख वाले पे भी शायद कुछ उस पैनल को पीछे का नहीं पता था, उस पैनल को पीछे का नहीं पता था। यानी सवर्ण तो 8 लाख में कम चल रहा है, और जो एससी एसटी ओबीसी है वो 6 लाख में दोनों हो जाता है। हो सकता है कि आने वाले महीने में सत्याजी बात ये है, करने वाले ही वो हैं और लेने वाले भी वो हैं, देने वाले ही वो हैं। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने दे। जो कुछ करना है आपने ही करना है, अपने को जो चाहे कर लो, यही आपकी है हकीकत।
डॉक्टर अनिल जैन को सत्या जी बस एक बात कह करके मैं अपनी अच्छा बात मेरा एक रैपिड सुनिए सर सुनिए मेरा डॉक्टर अनिल जैन को सुनिए ना, सत्या सर के साथ दो चीजें, एक तो ये सवर्ण है और दूसरा पत्रकार है। मैं चाहता हूं मेरे दो तीन रैपिड फायर सवाल है, मेरे रैपिड फायर सवाल है, उसका जवाब दे दे। सत्या सर आपको लगता है कि मैंने 1 मिनट पहले डॉक्टर अनिल जैन को हाँ आ रहे हैं, एक सेकंड। आपको लगता है सर, आप कंफर्म है कि आरक्षण गरीबी के आधार पे हो? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा एक बताइए, आपका कोई आंकड़ा है, मतलब आपको क्या लगता है इस देश में सवर्णों के तुलना में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो गरीब है ज्यादा या सवर्ण ज्यादा मजदूर है? नहीं, वो तो ज्यादा होंगे। ज्यादा है तो ज्यादा होंगे ना। अच्छा सुनिए, आपने अपने गांव का उदाहरण दिया, जिस न्यूज चैनल में जहां जहां आप नौकरी करते हैं, आपको अंदाजा है कि वहाँ SC ST OBC की कितनी भागीदारी होगी? बहुत तेजी से बढ़ा, बहुत तेजी से बढ़ा, बहुत तेजी से अच्छा परसेंटेज बता दो कितनी है, मेरा रैपिड फायर सवाल है, बता दो जरा। 2 मिनट दीजिए। मैंने कहा था इसलिए आप लोगों की, एक तो ये सवर्ण है क्योंकि सवर्ण पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाई लिखाई करते हैं, दूसरा पत्रकार है। अच्छा सत्या सर, दूसरी बात, आपको लगता है आज भी इस देश में, जैसे बिहार में आप लालू यादव करते हैं, बिहार में बिसाइड्स द लालू यादव सारे सवर्ण मुख्यमंत्री हुए हैं जितने पिछले, उसको छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC का जज नहीं है, क्या कहेंगे आप इस पर? क्या वजह हो सकती है इसकी? क्या SC ST OBC मेरिट नहीं है? ये सवाल मुझसे है ना, तो मुझे जवाब देने दीजिए, क्योंकि मैं जज को जज समझता, मैं उसे ब्राह्मण, राजपूत, यादव, ठाकुर या और भी कोई कास्ट होता है वो नहीं समझता। जज सर कैसी बात कर रहे हैं सर? इस देश में SC ST OBC कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है, क्या आप संविधान को नहीं मान रहे हैं? मैं बिल्कुल संविधान बना हूं, मैं आप जज नहीं रहे। आप कैसे झुठला सकते हैं कि आप इस देश में कैटेगरी को, जैसे आप सनातन धर्म मानते हैं और अगर आप अपने आप को ब्राह्मण, शूद्र, अछूत नहीं मानते हैं तो वो भी सनातन का अपमान है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की भाषा बता रहा हूं, कल उनका वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने साफ कहा है कि सनातन धर्म में जाति व्यवस्था अच्छी चीज है, वो खेत में मेर की तरह है। मैं नहीं कह रहा हूं। उसी तरह से भारत सर 1 मिनट रैपिड फायर है सर। भारत के संविधान में SC ST OBC माइनॉरिटी है और आरक्षण डाइवर्सिटी के लिए था, भागीदारी के लिए था। आप बताइए 70 साल बाद जुडिशियरी हो, मीडिया हो, यूनिवर्सिटी हो, जब SC ST OBC की भागीदारी ही नहीं है तो आपको क्या लगता है सवर्ण समाज अकेला 15% इस देश को कहां ले जाएगा? क्या चाहता है कि वो इस देश का मैक्सिमम आबादी जो है बर्बादी में ले जाएगा, ले जा रहा है, में रहे, लाचारी में रहे, बेबस रहे, मजबूर रहे। इस देश को बर्बादी के दलदल में ढकेल दिया सवर्ण ने। आपका सेशन रैपिड फायर का है, तो इसको रैपिड फायर की तरह बताइए ना, रैपिड फायर ही था कि आप जो बहुसंख्यक SC ST OBC माइनॉरिटी है उसको क्या किया जाए? नदी में बहा दिया जाए या उसको पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई वाला, ठेला वाला, रिक्शा वाला बना के रखा जाए? नहीं, न्यूक्लियर बम लगा के उड़ा दो ना एक साथ सबको इकट्ठा करके। अगर नहीं तो पसंद करते हो तो पसंद तो करते ही नहीं तुम। ये आपकी भाषा हो सकती है या आपकी जुबान हो सकती है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता। मेरा मानना है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सर, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपका अधिकार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे कई संदर्भ, मेरी भाषा नहीं है सत्या जी, भाषा नहीं है, इस देश की कड़वी सच्चाई है जिसे मैं बहुत मजबूती के साथ बोल देता हूं। नहीं सर, मैं कुछ नहीं है, जातिवाद और धर्म के सिवा यहाँ कुछ नहीं है। सवर्ण समाज के लोगों ने, वो चाहे किसी भी पद पर बैठे हों, जिस तरह से जातिवाद और धर्म का सांप्रदायिकता का नंगा नाच किया है यहाँ पर, ऐसा किसी ने नहीं किया। इसी वजह से देश बर्बादी की तरफ जाता चला जा रहा है। नहीं, मैं आपके मुंह में नहीं डालना, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। आप ना सुनना चाहो, ना बर्दाश्त करना चाहो, शक्ति नहीं है। मेरे कान में ईटी लगा, मैं आपकी हर बात सुन रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने किसी भी बहुसंख्यक भाई बहन जो भी हमारे साथ के लोग हैं, मैं कभी उन्हें डायनामाइट लगा के उड़ाने की बात नहीं करता। मैं उनको बिल्कुल लगाने की बात करता हूँ, बिल्कुल बढ़ाने का मौका देना। ये आप लोग कर सकते हैं सर, हमारे बूते का नहीं है ना, हमारे उसमें हमारे हाथ में। दो चीजें, मेरी बात दो चीज समझिए आप, मेरी दो चीज, एक सवाल बस। मैं ठीक आज वैसे ही बिहेव कर रहा हूँ जैसे इस देश के जो एंकर होते हैं, जाति विशेष के जो एंकर हैं, जनरल कैटेगरी के सारे एंकर हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता, आरएसएस के प्रवक्ता और आरक्षण विरोध की बात करते हैं। आप मुझे एक दूसरी तरफ कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं, बाकी लोगों के भी प्रवक्ता हैं, इसलिए ये कहना कि सब एक जैसे हैं, ये नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है।
देखिए सर, कांग्रेस, मैं वो नहीं कर रहा हूं, हम तो कांग्रेस बीजेपी की, हम तो बात कर रहे थे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी। नहीं, आपने चूंकि बीजेपी का नाम लिया इसलिए मैंने उसको संशोधित। अच्छा, एक बात बताइए सत्या सर, इस देश में जो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं है, इसकी वजह क्या समझते हैं आपको? वो चूंकि उनके पास मेरिट नहीं है, कामचोर है, मेरे हिसाब से देखिए, क्या जाति व्यवस्था है? शंभू, सवाल छोटा हो तो उसका जवाब मैं दे पाऊं, मेरा ये मानना है, मैं मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है। मैं कह रहा हूं कि जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की भागीदारी नहीं है, इसकी वजह जाति व्यवस्था है या उनका मेरिट ना होना है? मैं आपका सवाल समझ गया, अपनी बात कहने दीजिए। मैं समझता हूं कि एक बड़ा इसकी जो बड़ी वजह मुझे दिखती है, मैंने शंकर का एग्जाम्पल इसलिए दिया था इस बहस की शुरुआत में, मेरे हिसाब से इसकी बहुत बड़ी वजह आर्थिक है। लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास सहूलियत नहीं है। ये मुझे नहीं लगा कि सिर्फ एक बात है कि जो आरक्षण दे के और आप सिर्फ इस बूते उन्हें आप सामने ले आए और आप ये करके मैं कुछ बोलूं शंभू जी? करके देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसकी बड़ी वजह जो है वो आर्थिक है। आप लोगों को से तैयार करें, खड़ा करें, बड़ा करें कि वो मतलब उन्हें जी आपकी बात समझ गई। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ और मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि जो बच्चे पढ़ने आ गए, जो पीएचडी कर चुके हैं, नेट जेआरएफ, उनको अपॉइंटमेंट देने में आर्थिक वजह कैसे बीच में आएगी? और दूसरी बात, ये जो 13 पॉइंट रोस्टर आया था, इसमें सवर्ण तबके ने क्या स्टैंड लिया कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए या रिजर्वेशन नहीं होना? नहीं सर, आप किसी पर्टिकुलर संदर्भ की बात कर रहे हैं जिसके बारे में पर्टिकुलर संदर्भ नहीं है, हमने ये पूछा ना, जवाब दीजिए आप। हमने बिल्कुल लक्ष्मण जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर संदर्भ नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन बात है, सही बात है, दीजिए ना आप इसका जवाब। हाँ, अरे सर, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है वो उसका जवाब मैं कैसे दे दूं? यही तो बात मैं वही तो कह रहा हूँ। यही तो बात है कि सुनिए, आप खाते हैं वहां कोई जानकारी नहीं है। नवीन कुमार को हाँ जी सत्या जी, अगर आपको रोस्टर की जानकारी नहीं है ठीक बात है, लेकिन आपका जो आर्गुमेंट है मैं उसे काउंटर कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी विश्वविद्यालयों में इतने प्रोफेसर नहीं है क्योंकि उसकी वजह आर्थिक है। मैं कह रहा हूँ कि इस समय कम से कम हर कैटेगरी के लिए पीएचडी और वेल क्वालिफाइड लोग यहाँ पर हैं, और वहां पर भी अगर प्रोफेसर ओबीसी में 0 है पूरे देश में, 496 कुलपतियों में 6 एसटी, 6 एसटी और 36 ओबीसी कुलपति है। डीयू के ही 80 कॉलेज में एक भी ओबीसी एसटी एसटी प्रिंसिपल नहीं है। इसकी वजह आर्थिक कैसे? 93% जो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से सब पे इन्हीं का कब्जा, 93% पे सवर्णों का कब्जा है। आर्थिक मैंने कही नहीं इसकी वजह आर्थिक है, और मैं ये मानता हूँ कि सिस्टम का फेलियर है। अगर प्रोफेसर नहीं है, अगर सिस्टम में पिछले 70 साल से नेहरू जी से लेके और वाजपेयी जी तक और अब मोदी जी तक, जब आरएसएस की सरकार चल रही जिसमें 16 मंत्री सिर्फ ब्राह्मण समाज से हैं, सत्य आप क्या लगता है आपको, इसकी क्या वजह? इस देश में आप जातिवाद है कि नहीं, ये मानते हैं कि नहीं? जाति के नाम अब मैं आपके सवाल से, हाँ, रैपिड फायर सिस्टम है शंभू, सवाल आपका समझ गया, मुझे बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा ना कि 16 ब्राह्मण हैं, तो ये सवाल ऐसे होना चाहिए था कि इसमें कितने ओबीसी है और कितने एससी एसटी हैं। आपने बहुत चतुराई से उस आंकड़े को पीछे कर लिया और 16 ब्राह्मण है ये सामने चतुराई क्या है? मैं तो नंबर बता रहा हूँ, और मैं एक ही बता रहा हूँ, पूरा बताना चाहिए ना, नंबर पूरा। जाति कैसे काम करते बता रहा हूँ। निर्मला सीतारमण पहली, सुनिए ना सर, निर्मला सीतारमण फर्स्ट टाइमर राज्यसभा मेंबर, फाइनेंस मिनिस्टर हो जाती है, और 5 बार का बीजेपी में 5 बार का राज्यसभा मेंबर, थावरचंद गहलोत सोशल जस्टिस मंत्री बनता है, जिनके हाथ में चाबी है। शंभू, आपकी बात क्लियर नहीं, फिर से बोले। मैं ये कह रहा हूँ, आपको क्या लगता है, आप मानते हैं कि इस देश में जाति के नाम पर, अब देखिए, मैं आपने जिस गांव के एग्जांपल बताई, मैं उस गांव, इसमें से कोई ऐसा नहीं जो गांव का नहीं, और कोई ऐसा नहीं जो अर्बन सिटी। मैं कह रहा हूँ जातिवाद जो है ना, हाँ सुनिए ना सर, जातिवाद जो है वो अब गांव में नहीं है। मेरे पिताजी मजदूर है, 1 थप्पड़ मारिएगा 4 थप्पड़ मारेंगे। मैं ये कह रहा था, जातिवाद मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, यूनिवर्सिटी और बिजनेस में है, जाति के नाम पर। आपको लगता है कि इस देश में
जाति के नाम पर भर्तियां फेवर नहीं मिलता है या मिलता है? आपकी क्या राय है? अच्छा, हाँ, मैं कह रहा हूँ, आपने कहा ना कि देश में ये आपका परसेप्शन है कि अब जातिवाद इस देश के गांव में नहीं है। एम आई राइट? बिल्कुल। तो जब देश के गांव में जातिवाद खत्म हो गया, जो इस पूरे नहीं, मैं नहीं मानता, नहीं, ये सच नहीं है कि गांव में जातिवाद खत्म हो गया। गांव में भी जातिवाद है, शहरों में भी जातिवाद है। ये एक अलग बात है कि कहीं कोई मजबूत है और वो ताकतवर है, वो उसका जवाब दे सकता है तो वो जवाब देता है। ऐसा कुछ नहीं है, जातिवाद है और बुरी तरह से गांव में भी है, शहरों में भी। भानु प्रताप जी, अगर गांव में जातिवाद भी है तो मुझे मेरा जातिवाद का संदर्भ उससे है जहां पावर सेंटर्स है। सर, जातिवाद को समझने की कोशिश कीजिए, ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर काम करता है, मनुवाद जो है निश्चित रूप से मैं मानता हूं, वहां जातिवाद है सर। मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी में नहीं जाने देंगे। देखिए, गांव में भी है और मीडिया में और देश की जुडिशरी तक में जातिवाद है। आप किसकी बात कर रहे हैं? जातिवाद, संप्रदायवाद सब में है, प्रशासन में है, मन में घुसा हुआ है, ये मानसिक बीमारी हो चुकी है ये जातिवाद भयानक तरीके से है। अन्यथा लोगों को न्याय मिलता, लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलता। शंभू जी, क्या आप जब हमारे साथ काम करने आए थे मीडिया में तो आपसे ये पूछा गया था कि आपकी जाति क्या है? सर, बातों को छोड़िए, छोड़िए, ये तो मैं भी आपको मैं आपको बताता हूँ, बात को छोड़िए। जाति सरनेम से पता चलता है सर। हाँ, क्यों छोड़े? मेरा नाम क्या है पूरा? इसीलिए शंभू सिंह नाम रखे हैं। मेरा पूरा नाम क्या है? हाँ, बता रहा हूँ, सुनिए ना सर, मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना। मेरा पूरा नाम क्या है? अरे सर, मेरा पूरा नाम क्या है? मैं बता रहा हूँ, सुनिए तो, आप सुन तो लीजिए। आप जैसे सुनिए ना, आप जैसे ही कॉलेज में जाएंगे ना लेक्चरर के लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और इस देश में सुखदेव थोराट जब यूजीसी के चेयरमैन बने, अरे आप सुखदेव थोराट मीडिया में मैंने जाति छुपा के नौकरी किया सर। मीडिया में मैंने जाति छुपा के नौकरी किया है। आपको आज तक मेरी कैटेगरी नहीं पता होगा, क्योंकि मैं कैटेगरी बता देता तो मैं एक दिन नहीं रह सकता था। सुनिए, ये आपके दिमाग की उपज है। मुझे आपकी कैटेगरी जानने में कोई दिमाग की उपज नहीं, ये सच्चाई है। किस जाति से आए हैं, किस कैटेगरी से आए हैं, देखिए, जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मान लेते हैं, लेकिन 135 करोड़ की आबादी में केवल एक ये उदाहरण और 10, 20, 50, 100 उदाहरण अपवाद हो सकते हैं, वो पूरे देश की सच्चाई नहीं है। अपवाद को आप पूरे देश की सच्चाई नहीं मान सकते। अच्छा, एक बात लिए ले आते हैं ना, सुखदेव थोराट को अपवाद नहीं मानते। नहीं, तो वो तो है सच्चाई में ले आते हैं। नहीं, वो रेगुलर में कहा ले आते हैं। ये भी सच्चाई है वो तो सर, ये भी सच्चाई है। मैं ये कह रहा हूँ सत्या जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए ना सर, आप जैसे नौकरी में जाते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ, मुझे ये मौका मिला है, मैंने 2, 4, 5 लोगों को, छोटी उम्र में मुझे ये मौका मिला, मैं इससे पहले रहा था इंडिया टीम में। नहीं तो इसके लिए सत्या जी आपको बधाई, और आप जैसे ऐसे कई लोग कई लोग हैं ऐसे, केवल नहीं, मैं तो, लेकिन वो अपवाद स्वरूप है। 135 करोड़ की आबादी में ऐसे चंद लोग अपवाद हैं। काम किया, मैं आज तक 10 एडिटर के साथ काम किया हूँगा। मैं मतलब जिनकी बात मैं कह रहा हूं, मैंने कभी किसी में ये चीज नहीं देखा। मीडिया की बात मैं खास के कह रहा हूं। अरे सर, आप नहीं देखता हो। अरे सत्या सर, आप फलाना तुम्हारा जात क्या है? मैं नवीन चले गए किसी वजह से। मैं कह रहा हूं, इस देश में जो मीडिया में, देखिए, जो टीबी का बीमारी है ना, जो टीबी की बीमारी के बारे में वही बताएगा जो टीबी का डॉक्टर है। आपको इस बीमारी के बारे में नहीं पता, इसलिए हम लोग सिर्फ ये समझना चाह रहे थे आपके माध्यम से कि जिसको टीबी की बीमारी नहीं है वो टीबी के बारे में कैसे सोचता है। वो कह रहा है कि ये बीमारी ही नहीं है। ये ठीक वैसे ही जैसे कोरोना जिसको नहीं हुआ है वो कह रहा है कि कोरोना बेकार है, कुछ बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा था, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि देखिए, सत्या जी को हम लोग की बीमारी को समझने के लिए ट्यूबरकुलोसिस होना जरूरी नहीं है, ये कहाँ लिखा है? डॉक्टर की बात कर रहे हैं सर। डॉक्टर कहा था मैंने, आपने बीमार मरीज बता दिया। मैं नहीं चाहता कि कोई ट्यूबरकुलोसिस का भी मरीज हो। मैं ये कह रहा था, नहीं, आपने कहा, आप रिवर्स करके सुनिए, आपने कहा कि टीबी की बीमारी जिसको नहीं है वो नहीं जान सकता कि टीबी क्या है।
मैंने कहा था जो टीबी का डॉक्टर होगा वही टीबी के बीमारी का इलाज करेगा ना सर। पुरानी कहावत है, डॉक्टर होगा। जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पड़ाई। बिल्कुल सही मैं बात। आप सत्या जी के बातचीत का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मैं समझना चाह रहा था कि देश का सवर्ण समाज कैसे सोचता है। सत्या जी, और ये वो तमाम लॉजिक जो आप दे रहे हैं ये हमारे कानों में है, हम सुनते हैं, हमारे लॉजिक भी आप सुनते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक सवाल सत्या जी से है। हाँ जी सर, पूछा जाए। सत्या जी जैसे आपने कहा कि 10 एडिटर के साथ आपने काम किया और वहाँ कहीं जातिगत भेदभाव नहीं देखा, आपको नहीं दिखा या नहीं है क्या जेंडर को लेकर के कोई बायसनेस, जेंडर को लेकर के उन मीडिया घरानों में कोई बायसनेस? एक सवाल ले लीजिए ना सर। ये दिखना और होना दोनों में स्पष्ट करिए। सर हाँ, मैं स्पष्ट बिल्कुल करना चाहता हूँ। सर। ये सवाल उन्होंने हमसे ये पूछा था कि आपको दिखा या नहीं दिखा, तो मैंने उसका बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से अच्छा, 10 संपादकों में कोई गैर सवर्ण संपादक मिला आपको? 10 संपादक लेकिन आप ये कहना, मैंने ये नहीं कहा आज मिला। शंभू जी, हाँ मिला। सवाल पूछना चाह नाम भी बताओ क्या? पूछिए हमारे सीनियर हैं और पत्रकार हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूँ। देख लीजिए। हाँ सब पूछिए, सवाल पूछिए। देखिए ऐसा है सत्या जी, आपने बहुत शुरू में एक बात कही कि आप जिस गांव से आते हैं उसमें एक XYZ जाति, मुझे नहीं पता किस जाति का नाम लिया आपने, क्या राय बोला है, क्या बोला? नहीं वो शेड्यूल कास्ट का है। यादव का नाम लिया, यादव। अच्छा यादव है। तो मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ, एक सवाल तो लेके आप जिसको बहुत संपन्न, समृद्ध, अमीर जाति बता रहे हैं, आपके गाँव में अमीर काफी लोग हैं यादव, आप एक बार आइए तो सर उसको ठीक समाज से क्या एक भी आदमी आज तक 10,000 करोड़ रुपए का लोन लेकर के देश सर आपका म्यूट था, आवाज नहीं आ रहा था, वही मैं बार-बार कह रहा था। प्लीज एक बार तो किसी उस समाज के किसी एक भी आदमी ने आज तक 10,000 करोड़ रुपए का बैंक से लोन लिया है कभी? उनमें आज तक सर एक भी अपना पूरा सवाल पूरा कर लेता, मैं जवाब दूंगा। हाँ मैं अभी मेरा खत्म हो गया, आप बीच में बोल पड़े, मेरा खत्म है। उस समाज में आज तक पिछले 70 साल में एक भी सुप्रीम कोर्ट का जज बना है? जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूँ, हरियाणा से हूँ। हाँ सर आप पूरा सवाल कर ले। हाँ, तो उस समाज से आज तक एक भी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना, उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट में। अलबत्ता तो सर, अब मैं अपना जवाब दूं क्या? 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए आज तक एक भी समाज सर मैं उसी पे आ रहा, मैं जवाब दूं क्या? आपका सवाल अगर पूरा हो गया। बीच में बोलने की आदत है आपकी, पत्रकार है आप, इसलिए चलिए आप जवाब। नहीं तो मैं अब जवाब दे रहा हूँ। कोई सर, मैंने किसी पर्टिकुलर जाति का नाम इसलिए लिया शुरुआत में क्योंकि मैं उसको एक केस स्टडी की तरह पेश किया। मैं भी ले रहा हूँ, मैं भी केस स्टडी ले रहा हूँ। हाँ सर, अब रही बात आपकी कि आपने कहा कि बने रहिए सवाल, मतलब ये कहा गया कि कैटेगरी पे बात करेंगे। हमारे पूरे इलाके से जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं, जिनको हम लोग जानते हैं और समझते हैं, तो आप लोगों ने भी सुना होगा, अनिल अग्रवाल जी का नाम वेदांता ग्रुप के मालिक हैं, वो ओबीसी कैटेगरी से हैं। नहीं अरे नहीं सर, अग्रवाल ओबीसी नहीं होता, मैं भी आपको बनिया समाज में ओबीसी जैसे प्रधानमंत्री ओबीसी है। अब मैं बता रहा हूँ, हमारे जिले का सबसे बड़ा जो अमीर आदमी है, इनको नहीं पता है सर को, वो सुलभ शौचालय वाला बिंदश्री पाठक है, महानार का आपका पड़ोसी है सर। मैं अपनी पूरी बात कह लूं। आप नहीं मानते होंगे, देश का संविधान हमारे, चूंकि वो बिहार से आते हैं। नहीं वो जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हरियाणा से माइग्रेटेड है। बहुत बढ़िया। मतलब जब बहस करनी हो या कोई बात करनी हो तो सवर्ण समाज का व्यक्ति भी, या उसका जब आरक्षण का भी लाभ लेना हो तो चोरी से उसका झूठा उसका जो प्रमाण पत्र बनवा के SC का ओबीसी का, ओबीसी हो जाएगा, अंबानी भी ओबीसी बन जाता है। जैसे प्रधानमंत्री ओबीसी है, जैसे इस देश का बढ़िया प्रधानमंत्री ओबीसी है, चाहे वाला अपने आप को बोलता है। बहुत बढ़िया। यहाँ संवैधानिक तौर पे अनिल अग्रवाल जी ओबीसी कैटेगरी में हैं। अरे आप चाहे जो हिसाब से आप अपनी आंकड़ा दुरुस्त कीजिए, तो सारा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगा सर। शूद्रों को ओबीसी को शूद्रों का संग्रह कहा जाता है। वन व्यवस्था के हिसाब से शूद्रों को, अछूतों को व्यापार करने का अधिकार नहीं था। मुझे बताइए, 70 साल पहले जब संविधान लागू नहीं था तो कोई SC ST OBC क्या बिजनेसमैन था? आज तो स्वामी रामदेव है, रामदेव यादव भी आज बिजनेस। मैं ये कह रहा था सर, आरक्षण इसीलिए आया था, डाइवर्सिटी इसलिए आया था
लेकिन मेरा कहना वो नहीं है सर, मेरा कहना है सत्या, जैसे आप अच्छा, सफाई से टाल जा रहे हैं, नहीं आप टाल जा रहे हैं, आपको कॉलेजियम सिस्टम आरक्षण नहीं दिखता है, आपको कॉलेजियम सिस्टम पर आप कुछ भी नहीं टालता, करेंगे। मैं सुविधा की बात करता ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं टालता। मैं पहले सबसे पहले मेरा भी एक प्रश्न है शंभू जी, मैं बिल्कुल नहीं टालता। अच्छा सुनिए, मैं आप लोग को रोकूंगा। नवीन सर मेरे साथ जुड़े हैं, नवीन सर को सुन लिया जाए। हाँ, सत्या भी सर भी समझेंगे, क्योंकि पत्रकारिता के लिहाज से मैं चाह रहा था इस पर बात हो। नवीन सर, आपको आवाज मेरी मिल रही है? आवाज आ रही है तुम्हारी? बहुजन समाज में, मैं बता दूं इंट्रोडक्शन के लिए, सत्या सर जानते, बहुजन समाज में मैं नहीं कह रहा हूं, ये सवर्ण संपादकों का कहना है, विनोद कापरी, नवीन और अजीत अंजुम जैसे लोगों का, कि भारत में हिंदी पत्रकारिता में सबसे शानदार स्क्रिप्ट राइटर हो, वीओ हो, एंकर हो और खबरों की समझ जो हम सत्या जी ने भी काम किया, हमने भी, विनोद कहते थे भय, भूख और भ्रष्टाचार, जहां ये तीन चीज ना हो वो खबर नहीं है। नवीन, सत्या कह रहे हैं कि इस देश में जाति सवर्ण समझ नहीं पाते हैं। क्या न्यूज रूम स्ट्रक्चर में आप रहे हैं? सुधीर का कहना है कि आरक्षण जो है वो देश को कमजोर करता है, और आरक्षण वाले पहले तो उनको मेरिट मतलब कहते थे कि वो मेरिट ही नहीं है उनमें, अब वो कह रहा है कि आरक्षण जो ले रहा है, जो आरक्षण का पक्षधर है, वो पूरी तरह से देश को कमजोर कर रहा है, और वो लालची कामचोर आदमी है। कामचोर का है उन्होंने। सबसे पहले तो ऐसे लोगों को भारत के तमाम लोगों से माफी मांगनी चाहिए, और ऐसे लोगों पर दलित एट्रोसिटी के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन पर देशद्रोह की धाराएं लगाई जानी चाहिए। ये अलबेला देश है जहां 85% लोगों को कामचोर कह के, उनको रिश्वतखोर बताकर, और आप देश की मीडिया गढ़ने का दावा करते हैं। ऐसा कमाल का सहिष्णु देश और कहां मिलेगा? इसके बाद भी आदरणीय सम्माननीय बने रहते हैं, और आप दावा करते हैं कि देश को आपको सुनना चाहिए। इनफैक्ट ऐसे लोगों को देश की पूरी पत्रकारिता से बेदखल करके और बेइज्जत करके बाहर निकाले जाने की जरूरत है। ऐसे लोग केवल पत्रकारिता ही नहीं, इंसानियत के नाम पर भी कोढ़ है, दुश्मन है इंसानियत के, मानवता के, स्वतंत्रता के, बंधुता के। ये लोग इंडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट के ही खिलाफ हैं, ये लोग अंबेडकर के खिलाफ हैं, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। ऐसे लोगों को इस देश में एग्जिस्ट करने की, और कम से कम एक सोशल सिस्टम में एग्जिस्ट करने की कोई मोरालिटी इनके पास नहीं है। इनको बेदखल किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये कोई जी न्यूज की बात नहीं है, ये कोई अकेले सुधीर चौधरी की बात नहीं है, ये इस देश के समूचे मेन स्ट्रीम मीडिया का एक सड़ा हुआ सिस्टम है, जो खा जाता है अपने बीच से आने वाले पिछड़ों को, अपने बीच से आने वाले दलितों को, वो बाहर अंदर आने नहीं देता आदिवासियों को, वो नहीं आने देता पिछड़े मुसलमानों को। नंबर 3, हमको इनकी पहचान करनी पड़ेगी, इनकी पहचान करनी पड़ेगी, और इनकी शिनाख्त करके इनको समाज और कम्युनिकेशन की धारा से बाहर करना पड़ेगा। और चौथी बात, और सबसे बड़ी बात, और वो बात ये है कि दरअसल हम जो सोच रहे हैं कि यूट्यूब और सोशल प्लेटफॉर्म ये है, आप कहते हैं इसको अल्टरनेट मीडिया, जी नहीं, ये है मेन स्ट्रीम मीडिया। अल्टरनेट मीडिया भारत का टेलीविजन चैनल है, जो इस देश के 10% लोगों की बात करके एग्जिस्ट कर जाता है, यहाँ के पूरे सोशल सिस्टम में सम्मानित होता है, दर्जा हासिल करता है, सुविधाएं हासिल करता है, वो अल्टरनेट मीडिया है। इस देश के 85% लोगों की बात करने वाला मीडिया अल्टरनेट मीडिया नहीं हो सकता, मेन स्ट्रीम मीडिया है, बाहर करना होगा। और 5वीं बात, जो जरूरी बात है, आप कह रहे हैं, अभी सत्या कह रहे थे, मैं शुरुआत में था और बीच में नहीं था, वो कह रहे थे कि उनके साथ के लोग उनमें बहुत सुधार हो गया और उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। मेरी उनकी बहुत सारी बातें समझ में नहीं आ रही, मुझे लग रहा था कि वो समाज को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते। आरक्षण का मतलब अहिर से यादव जी के बीच का फासला है, ये ताकत दी है आरक्षण। बिहार में आप कहते थे, आज से लालू यादव के प्रादुर्भाव से पहले आप उनको अहिर कहते थे, आज आपकी हिम्मत है आप अहिर कह देंगे? आप किस सिस्टम की बात करते हैं? आप जाति का नाम लेकर दलितों को गाली देते थे, आज आप नाम उनकी जाति का नाम लेकर उनके साथ बदसलूकी कीजिए, आपका जबड़ा तोड़ डालेंगे। और
ये आप कह रहे हैं कि सब कुछ सुधार हो गया है, तो सत्या मुझे ये बताइए कि क्या ब्राह्मणों ने पखाना साफ करना शुरू कर दिया? क्या वाल्मीकि बस्ती के लोग करते हैं? क्या ब्राह्मणों ने जूते सिलना शुरू कर दिया, या वो किसी खास जाति के लोग करते हैं? क्या ब्राह्मणों ने जूठे बर्तन धुलने शुरू कर दिए, या वो कहार करते हैं? और अगर ये सब नहीं है तो ये ढोंग छोड़ दीजिए, ये सब ढोंग है और इसको आपको बहुत गौर से सुनना पड़ेगा। आप अगर कालीन बिछाकर कारपेट के नीचे जातिवाद को दबा कर रख देने से सोचते हैं कि सब चीजें सुनहरी नजर आएंगी, ऐसा नहीं होगा। इस देश के 85% लोगों पर आप कालीन डाल के नहीं रह सकते। ये जो बदसलूकी हुई है इस देश में, जो बदतमीजी हुई है, जो बेहयाई हुई है, उसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। और मैं तो इस मंच से आवाज उठाना चाहता हूं, आप वकील है सर बहुत बड़े, आप इंतजाम कीजिए कि सुधीर चौधरी पर दलित एट्रोसिटी एक्ट और देशद्रोह का मामला चले। अगर फेसबुक पोस्ट पर मामला लिखने से मामला दर्ज हो सकता है देशद्रोह का, अगर ट्वीट करने से देशद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है, तो इस देश के 85% लोगों को कामचोर और रिश्वतखोर कहने पर मामला क्यों नहीं दर्ज हो सकता? मेरे पास वो वीडियो क्लिप है जिसको सुधीर चौधरी ने खुद शेयर किया। मैंने भी सुना है, मैंने भी सुना है। आप बताइए वकील साहब, सत्या को जवाब देना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, नवीन कुमार जी से नवीन जी की इज्जत करता हूँ। हाँ। और जो बातें सत्या से कुछ सवाल था, वो जवाब देना चाहिए। हाँ, मैं जो बातें आपने शुरुआत में कही, मैं उन सारी बातों को समझता हूँ और मैं भी मानता हूँ वो जो नवीन जी को लेके जो सारी बातें। नवीन जी ने कहा कि लालू जी के आने के बाद अहिर से यादव हो गया बिहार में समाज। मानिए नवीन जी, हमारे लिए कभी यादव अहिर नहीं था और आज ही वो यादव ही है, कल भी यादव ही था। ये आपका निजी मामला नहीं है। नहीं, निजी मामला नहीं, मेरे लिए कहने से मतलब मैं सोच का मामला है। नवीन जी मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैंने आपकी बात पूरी बहुत सलीके से सुनी और मैं अब बस जवाब देना चाहता हूँ। चूंकि आपने मुझे कोट किया इसलिए मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। आपने कहा कि शायद मुझे समाज की समझ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे समाज की वही समझ है। मैं किताब मोटी मोटी किताबों में पढ़ के मैंने इस बहस की शुरुआत में ही ये बात बहुत तरीके से रख दी थी कि मैं वही बातें करूंगा जो मैंने देखी है, जो मैं समझता हूँ। मैं कोई पढ़ी लिखी हुई बातें, मैं किसी को कोट नहीं कर रहा, मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा। इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल से शुरुआत की, अपने गांव के एग्जाम्पल से, क्योंकि मैं ये मानता हूँ नवीन जी कि जो गांव मेरा है, जो ब्लॉक मेरा है, जो सब डिवीजन मेरा है, जो जिला मेरा है, जो राज्य मेरा है, कमोबेश वही स्ट्रक्चर पूरे हिंदुस्तान का है। थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है। लेकिन अब आपने कहा कि क्या ब्राह्मणों ने पखाना साफ करना शुरू कर दिया, क्या फलाने ने वो करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि ये तो फिर हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। नहीं, दूसरी तरफ नहीं जा रहे, बिल्कुल नहीं जा रहे, बिल्कुल नहीं जा रहे। होशियारी है। ये तो आज भी ये काम हो रहे हैं ना, आज भी सड़कें साफ की जा रही है ना। सर, तो कौन लोग कर रहे हैं? मुझे अपनी बात कौन लोग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। कौन लोग कर रहे हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। मतलब सड़कें और नालियां तो वाल्मीकि बस्ती के लोग साफ करें और मजा लूटे। बात तो बोलने दीजिए। नहीं, आप बोल रहे हैं, आपका पॉलिटिकल लोकेशन समझ में आ रहा है सत्या, और ऐसे तमाम लोगों का पॉलिटिकल लोकेशन हम समझते हैं। ये देखिए, इसलिए पत्रकार होना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल लोकेशन हम समझते हैं। आप जिस पॉलिटिकल लोकेशन से बात कर रहे हैं ना, उसको हम समझते हैं। कुमार जी से नहीं, बिल्कुल समझिए, ये तो बिल्कुल समझना चाहिए मेरा। लेकिन मैं ये साफ कर रहा हूं, बताइए, मुझे सिंपली बताइए। पॉलिटिकल मिशन नहीं है। आप 3 दिन पहले की बात बताइए। में कोई दिलचस्पी नहीं। अरे सुनिए, आप 3 दिन पहले बताइए, उत्तर प्रदेश में मंदिर में जाने पर दलित बच्चे को उसके घर में घुसकर 4 लोगों ने मार डाला। ये क्या आर्थिक आधार पर मारा है? राजस्थान में शादी करने गए लड़के को उतार कर नवीन जी आर्थिक आधार पर मारा है। नवीन जी तो जब आप जूते मारते समय नहीं पूछते कि आर्थिक आधार है, जातीय आधार है, मंदिर में घुसने पर आप नहीं पूछते कि आर्थिक आधार है कि जातीय आधार है, तो अभी आपको आर्थिक आधार समझ में आता है? देखिए, ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है सर। या तो फिर आप अपनी ही बात करिए, या फिर सामने वाले से अगर आपने सवाल पूछा अरे भाई, आप तो 70 साल से जवाब लीजिए।
साल से सुन रहे हैं, तो सवाल का जवाब 75 साल से सुनने की मैं मुद्रा कह में रहा हूं कि अगर किसी ने दलित के बच्चे को जूते से मारा या मार डाला, हम में से क्या ऐसा कारण कौन है? है जो इसको क्या जस्टिफाई कारण करेगा? क्या कौन कारण जस्टिफाई कर रहा है? ये एक क्या घटना जस्टिफाई है, ये एक घटना है, जस्टिफाई कर रहे हैं? ये पूरी अच्छा, बस्ती के क्या लोगों को justify आपने से? 17 साल से अच्छा, सैकड़ों क्या साल बोले? से ये एक आदमी लेकिन के साथ क्या घटी हम और घटना आप नहीं ये है। कहने की स्थिति में नहीं है कि 70 साल पहले जो स्थिति थी, अभी आपने कहा कि जबरा कोड देगा, है ना? वो बदलाव आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अभी तो हमने क्यों है कहा बदलाव भाई? कितने हजार ये साल ना, लगे बदलाव आने ये में? सब चीजें आपको मिली लगता है है कि आरक्षण से कॉन्स्टिट्यूशन बदलाव से। है? 1000 साल बाबा साहब आपको ने इसका लगता है? प्रावधान मैं किया आपसे था। सुनना चाहता हूं कि क्या दरअसल आपकी आरक्षण से तरह के बदलाव है? लोगों की होशियारियां मुझे समझते एक बात हैं बता, बाबा साहब। नवीन इसीलिए जी, उन्होंने कह दिया था कि नवीन आरक्षण जी, देना मुझे पड़ेगा। अपनी बात कहने दीजिए। मैं कह रहा जी, हूँ कितने क्या हजार साल लालू और जी के लगेंगे बदलाव आने में? मैं 4000 टोकना साल चाहता बीत हूँ। चुके मैं हैं। कह रहा हूँ कि लालू जी के आने के बाद से मैं 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लिया कि बिहार में जो ओबीसी तबका था या बाकी लोग हैं, उनको बहुत वर्बल ताकत मिली, वो मतलब बोलने की शक्ति मिली। तमिलनाडु में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? तमिलनाडु में कर्नाटक में क्या पेरियार हुआ? आए हैं, महाराष्ट्र में क्या तमिलनाडु हुआ? में पेरियार आए, उत्तर प्रदेश में कांसीराम आए। हर जगह पे है ना? अरे हाँ। तमिलनाडु में करुणानिधि आए हैं भाई, करुणानिधि की पॉलिटिक्स पढ़ी है, मैं वही तो कह रहा हूँ। समझिए। तो ये हर जगह हुआ ना, ये समय के साथ हर जगह हुआ। नहीं नहीं नहीं, तो कैसे हुआ? उसके टूल्स क्या थे? अपने आप आरक्षण। नहीं हुआ है, कोई दान नहीं क्या दे दिया है आरक्षण टूल्स आपने, थे? कोई दान हाँ। नहीं दिया है समाज ने, नहीं, उसके लिए लड़ना पड़ा है। कौन वरना कह आप रहा तो है कि मंदिर दान दिया? अपनी मार ही रहे थे। अरे सब आप तो मंदिर घुसने ये पर आप कह रहे हैं ना कि दान दिया। बड़ी मैं कहाँ चर्चा कह रहा हूँ पर कि दान दिया? कर ही मैं रहे उनका थे। हक है। नहीं नहीं, अपने आप मैं नहीं हुआ कहाँ है। कह रहा हूँ कि इस मैंने दान देश दिया? में, इस देश में लालू यादव हुए, इस देश में काशीराम हुए, इस देश में मायावती हुई, इस देश में अम्बेडकर, फूले पेरियार हुए, तब जाकर आज ये थोड़ी बहुत सांस लेने के लायक स्थिति बनी है, तो हम और आप बात कर पा रहे हैं। नहीं तो आप चारपाई पर नहीं बैठ के मैं देते थे आपको भाई। एक बात कह रहा हूँ कि अगर नहीं भी होते, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, इनके सोशल कंट्रीब्यूशन को कहीं से नकारा नहीं जा और सकता। जरूरत है इसको आप सघन उनका करने विरोध, की, बिल्कुल और जरूरत है। उसको आप अभी उसको आरक्षण की जरूरत बिल्कुल। सबसे ज्यादा है। मैं आप पर अच्छा, बात नहीं कर रहा हूँ। सत्या सर, आपने मैंने ये नहीं कहा कि आरक्षण की जरूरत नहीं है, मैं उसके शंभू, मैं बात कर एक रहा हूं। ब्रॉडर मैंने कभी पर्सपेक्टिव कहा में था कि बात कर आरक्षण रहा की हूँ। जरूरत नहीं है। शंभू, मैं ये शंभू सुनो, मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। मैं कोई सत्या को एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, तो सत्या कोई अपने ऊपर ना ले, और अगर सत्या आहत महसूस कर ना रहे ना हैं ना तो ना माफी ना, मांग मैं लेता अपने हूं। ऊपर नहीं ले, लेकिन मैं कोई आहत महसूस लेकिन मैं नहीं कर ये रहा। कह रहा नवीन हूँ सर, कि ये जो सुनिए, सुधीर लिसन। चौधरी की ताकत है, वो ताकत क्या है? उसकी ताकत कौन लोग हैं? वो किसकी भाषा बोल रहे हैं? वो किसकी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये क्या हमारी समझ में नहीं आता कि आपकी समझ में नहीं आता? हम इतने भोले लोग, इतने इनोसेंट लोग नहीं है भाई, थे कभी बेवकूफ थे, उसको आप इनोसेंस कहते थे। अच्छा, एक सर, वो सवाल है समय के साथ आप इस पर्टिकुलर, जैसे आप सत्या नाम पे नहीं जा रहे हैं ना सर, जैसे आप सत्या नाम पे नहीं जा रहे हैं, वैसे किसी पर्टिकुलर नाम के झोल में मत फंसिए। मैं कह रहा हूँ हर युग मेरा में, सवाल है, हर समय में ऐसे लोग सामने आ जाते हैं। नहीं, इस प्रोपेगेंडा से तो लड़ना ही पड़ेगा सत्या। सत्या, मेरा एक सवाल है कि 10 उनके पास संपादकों के साथ आपने काम किया, उनके पास, उसमें कोई मेरा तो बड़ा मामूली, मुझे इसका संपादक नहीं मिला प्रतिवाद इसलिए करना पड़ रहा है कि आरक्षण के विरोध के लिए आपके पास तमाम मीडिया पूछिए। नवीन जी से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, मैंने पहले एक सवाल जो शंभू ने मुझे पूछा, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। मुझे लाइन बोल देने दीजिए सत्या जी। हाँ, नहीं, आप बोलिएगा सर। शंभू जी ने पूछा कि मैंने जो काम किया, मुझे कोई ओबीसी संपादक मिला या नहीं मिला, कोई एससी एसटी संपादक मिला या नहीं मिला। मुझे अपने साथ मेरा जितना करियर है उसमें मुझे सबसे ज्यादा लाड़ और प्यार देने वाला, मुझे आगे बढ़ाने वाला जो संपादक मुझे मिला, वो ओबीसी से मिला। मैं आज भी उनका साधुवाद करता हूँ। मुझे और आगे बढ़ाने वाला जो दूसरा संपादक मिला, वो एससी एसटी कैटेगरी का मिला। मुझे कोई दिक्कत नहीं। भारत के किसी टेलीविजन में, अखबार में एससी एसटी ओबीसी का संपादक नहीं है भाई। देखना नहीं चाहते, नाम तो बताइए। हाँ, मैं अमित रंजन जी का नाम आप जानते होंगे सर। एडिटर की बात, संपादक की बात कर रहा हूं सर। पिछले 15 साल संपादक की बात, अरे सर, मैं भी 15 साल से मीडिया में संपादक का डेफिनेशन समझ रहा हूं, तब तो मैं भी संपादक की बात कर रहा हूं। नहीं सर, नवीन जी, आप तो हमारे आईएमसी में सीनियर है, आप तो 20 साल से पत्रकारिता में। किस चैनल में आज तक सबसे पहले शुरू होता है, उसमें सबसे पहला एडिटर एसपी सिंह, उसके बाद नकवी,
नकवी अशरफ मुसलमान है, माफ कर दीजिएगा। आप मुझे बताइए, आप मुझे उसके बाद बताइए कि आप ब्राह्मण मैं चैनल वाइज बता रहा हूँ सर, या ब्राह्मण का विरोध कर रहे हैं? नहीं आप ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं या ब्राह्मण का विरोध कर रहे हैं? मैं ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहा हूँ, ब्राह्मणवाद। फिर आपको एसपी सिंह जैसे महान लोग का नाम यहाँ घसीटने की कोई जरूरत नहीं। अरे सर क्या बात, मैं महान लोग का नाम नहीं घसीट रहा हूँ, फिर माफ कीजिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उनकी कैटेगरी बताई है। मैंने किसी कैटेगरी के नहीं है, वो एसपी सिंह है बस। सर ऐसे नहीं होता है सर। मायावती दलितों की नेता कैसे हो जाती है? मायावती दलितों की नेता कैसे हो जाती है? लालू यादव पिछड़ों के नेता कैसे हो जाते हैं? और वो वैसे मुसलमानों के नेता कैसे होते हैं? क्योंकि एसपी सिंह जी वीपी सिंह के साथ थे मंडल कमीशन के समय में। एसपी सिंह मंडल कमीशन का साथ दिए थे, इसलिए आज भी सवर्ण पत्रकार को आग लग जाता है उनके नाम पर। छोड़िए, आग नहीं लगता। मैं क्वेश्चन नवीन कुमार जी से पूछना चाहूंगा। ये नवीन कुमार जी से झूठा है। मैं नवीन कुमार से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैं नवीन कुमार जी से बातें झूठी हैं। मैं नवीन कुमार जी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हाँ पूछिए। नवीन जी, पहली बात, मैं एक तो मानता हूं कि मैं आपका फैन हूं, इसलिए मेरे जो प्रश्न है उसमें हो सकता है कि आपने बहुत अच्छे तरह से अभी पूरे व्यवस्था की बात बताई। मैं सिर्फ दो बातें आपसे करना चाहता हूं। पहला, आपने कहा ब्राह्मण कहाँ साफ करने लगा है जो लैट्रिन वगैरह। आपको पता है कि एमसीडी का जितना रिपोर्ट आता है उसमें जो पैसा जो उठाता है झाड़ू लगाने वाला, और जितना जो है वो ब्राह्मण होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबलेट करता है अपना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दलित को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैसा वो उठाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कागजी तौर पर तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप इसके खिलाफ आइए ना, आप इसके खिलाफ आइए। नंबर कौन इसको सपोर्ट करेगा? कौन सपोर्ट कर रहा है इसको? मेरा प्रश्न नवीन कुमार जी से, नवीन जी एक आपसे विनती है, आपको सुनने के लिए बहुत देर से हम बैठे हुए थे। आप ये बताएं, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया कि आगे भानु प्रताप सिंह जी जैसे लोग भी बैठे हैं, डॉक्टर जय हिंद है, कि आगे इस व्यवस्था और इससे निकलने का क्या रास्ता है, उस पर थोड़ा सा दो लाइन बोल के प्रकाश डालें। कम से कम मेरे जैसे लोग, तमाम लोग सुनना। क्योंकि ये एक शो है तो हम लोग कभी साथ बैठेंगे तो इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन दो लाइन में मैं एक सिर्फ अपनी बात कहता हूं, जो मेरा सपना है, जिसके मैं स्वप्न देखता हूं। पहली लाइन, पहला काम हमको ये करना होगा कि हमको कम्युनिकेशन का एक बहुत मजबूत ढांचा तैयार करना होगा। हमारे पास, मतलब इस तबके के पास, आप देख लीजिए कि ये सच बात है और सत्य, आप इस बात को मानिए। और मैं सत्य, आप मतलब आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं आपका नाम ले रहा हूँ। सत्य क्यों मानेंगे? बुद्ध, कबीर, रविदास, अंबेडकर की बात लोग नहीं माने, हमारी मैं सिर्फ इतना कहता हूँ आपको, मैं सब लोगों को कह रहा हूँ, बहुत मुलायमियत से कह रहा हूँ, इंसान के बतौर कह रहा हूँ। इस देश के टेलीविजन चैनलों में अक्रॉस, आप किसी टेलीविजन चैनलों में चले जाइए, दलितों आदिवासियों की एंट्री बैन है। दलितों आदिवासियों की, ओबीसी तो आपको दो चार मिल भी जाएंगे, जो मिलेंगे वो प्रभावी भूमिका में नहीं होते, जो प्रभावी भूमिका में होते हैं उनको हटाने की तैयारी। तो पहले तो एक कम्युनिकेशन का ढांचा खड़ा करना होगा कि हमारे इस तबके के बुद्धिजीवियों को, चिंतकों को, पत्रकारों को अपनी बात कहने के लिए कुछ ऐसे मजबूत फोरम हो जहां उसको दरकिनार करना। उसका एक मॉडल है मेरे पास, मैं उस पर अक्सर लोगों से बातचीत करता रहता हूँ, सहमति जताने, हासिल करने की कोशिश करता रहता हूँ। दूसरा ये कि हम अपने लोगों पर शर्मिंदा ना हो। आपको कहना पड़ेगा कि हम कहां से आए हैं, हमारे लीडर्स कौन हैं। हमारे लीडर्स के पास मारे जाने का इतिहास है भाई। किसी के पास इतिहास है शहीद जगदेव का, किसी के पास इतिहास है कर्पूरी ठाकुर का? नहीं है। हमको अपने इतिहास के बारे में लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और उस पर गर्व करना सीखना पड़ेगा। गिरिराज सिंह कहते हैं कि परमेश्वर मुखिया शहीद है। परमेश्वर मुखिया पर एक हत्यारे को श्रद्धांजलि दे दीजिए वह, और सब लोग उसको रिट्वीट करते हैं और वाह वाह करते हैं। आप लालू यादव को जन्मदिन मुबारक कह दीजिए, आपके पीछे पड़ जाएंगे लोग। ये हालत है।
तो इस पर हम लोग बैठ के डिटेल में बात कर सकते हैं सर। और मुझे लगता है कि हम लोग अब ये हाई टाइम है जब हम लोगों को बात करनी चाहिए, आपस में बैठना चाहिए, मिलना चाहिए। छोटा छोटा सवाल, एक तो बस सर बाइंड अप करेंगे, मैं बस बाइंड अप कर रहा हूँ। एक तो लब्बो लुआ भी है कि इस देश में जिसको फूले पेरियार अंबेडकर की जो पूरी विचारधारा है, आरक्षण के खिलाफ सवर्ण समाज को जबकि खुद भी आरक्षण मिल गया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पे, गरीबी आर्थिक आधार पे, उसके बाद भी सवर्ण समाज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आरक्षण जायज है। एक बात। दूसरी बात, इस देश में आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जिसकी पूरी परवरिश जातिवाद, जाति के आधार पर हुई हो, वो जज बन जाए, पत्रकार बन जाए। शंभू एक लाइन केवल जोड़ देता हूं, शंभू केवल एक लाइन जोड़ देता हूं कि मंडल कमीशन का जो लागू होना था ना, आजाद भारत के इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन था। उतना शांतिपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं हुआ इतने बड़े मुद्दे पर। यह सहनशीलता दिखाता है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की। मैं ये कहना मैं बाइंड अप करना था, क्योंकि भानु प्रताप जी भी हैं और सत्या जी भी हैं। मैं ये बात तो समझ गया हूं कि इस देश में आप अमेरिका की तरह तुलना नहीं कर सकते हैं कि जब बात काले लोग के अधिकारों की आएगी तो गोरे लोग उनके साथ खड़े होंगे। एससी एसटी माइनॉरिटी को समझ लेना पड़ेगा कि उनकी लड़ाई उनके जिम्मे छोड़ दी गई है और उनको लड़ना पड़ेगा। फिलहाल उनकी भागीदारी न तो मीडिया में है, न जुडिशियरी में है, न ब्यूरोक्रेसी में है, न बिजनेस में है। शंभू, दुर्भाग्य से बीपी मंडल की रिपोर्ट लागू करने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह थे और आपकी भाषा में वो सवर्ण थे। इसलिए आप ये ना कहिए कि अमेरिका में काले लोगों के साथ गोरे लोग खड़े हैं, हिंदुस्तान में अगर नीचे तबके के लोगों की बात जिनको आप कह रहे हैं जो, और जिस दिन बीपी सिंह मरे उस दिन भी गालियां सुने। क्या सलूक हुआ? चूंकि वो मंडल कमीशन लागू किए, आज तक उनकी पुण्यतिथि पर एक नाम नहीं लेने वाला कोई मिलता है। नहीं, जिस दिन बीपी सिंह मरे उस दिन भी गालियां सुना है बीपी सिंह ने, और कभी उन्हें अपना नेता नहीं लोग हो सकते हैं ना। जैसे आप लोग अपनी सहूलियत के लिए किसी को कैटेगराइज कर रहे हैं तो 4 लोग गाली दे सकते हैं। 4 लोग नहीं है, पूरा सवर्ण समाज। सत्या जी आपने कभी आप पूरा सवर्ण समाज बीपी सिंह को गाली देता है, ये आप कैसे दावे के साथ कह सकते हैं? सत्या जी आपने कभी योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, ठोक बजा के कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री आवास में जाने से पहले शुद्धिकरण की पूजा करवाई, जबकि उनका दावा था कि उन्होंने घर में गए और पूजा करके गए तो एक सनातन परंपरा। बीपी सिंह के साथ जो सलूक हुआ है वो मैंने खुद देखा है, खुद महसूस किया है, क्योंकि मैं उनके साथ खड़ा रहा। चलिए, आप सब लोग का शुक्रिया। और तेरे लोग हैं ऐसे 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 100 लोग हैं सवर्ण समाज के जिनको आप जनरल कैटेगरी के लोग कहते हैं, वो उन्होंने भी जो सही बात है उसको सामने रखा है। बात सही तरीके से सामने रखने में, हाँ, जब आप कैटेगराइज हो जाते हैं, जब आप टारगेटेड हो जाते हैं, जैसे नवीन जी ने कहा कि कोई ब्राह्मण पखाना साफ करता हुआ आपको दिखता है, अरे मैं कहता हूं कि आप क्या मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि इसकी क्या जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि जो कर रहे हैं वो ना करें, इसकी ज्यादा जरूरत है। सर, तो जब आपने जाति बना रखी है, कपड़ा धोने के लिए अलग, झाड़ू लगाने के लिए, वाजपेयी जी ने सबसे पहले नौकरी प्राइवेटाइज किया सफाई कर्मचारियों की। सर सुन तो लीजिए सर, जानकारी अगर आपको नहीं जानकारी है तो हो सकता है मैं कह रहा हूँ इस देश में सबसे पहला प्राइवेटाइजेशन होता है सफाई कर्मचारी की नौकरी की, और वो करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे पहला प्राइवेटाइजेशन होता है ताकि सफाई कर्मचारी का बेटा एसपी कलेक्टर बन रहा था, क्योंकि उसको 40,000 तनख्वाह मिल रही थी, फिर उनको 8,000 पे ला दिया गया। इंडिया टीवी में मैंने अपनी आंखों के सामने लिखा देखा था कि स्वीपर्स इधर बैठ के खाना ना खाए, जहां हम लोग कैंटीन में नीचे खाना खाने जाते थे। खैर छोड़िए, क्या देखा था? नहीं, वहां एक पोस्टर लगाया हुआ था, जैसे कंप्यूटर से सार देते हैं ना कि स्वीपर यहाँ खाना ना खाए, वो लिखा होता। वो विनोद जी को अरे मेरे समय मैंने 7 साल काम किया, मैं इस चीज को शंभू कभी नहीं मान सकता। अरे विनोद को पता है, मैंने विनोद जी को कहा था, मैं जब गया था वहां, छोड़िए ना, उस पर मैं आ रहा हूँ। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं कभी नहीं हो सकता वहां। आप सुन तो लीजिए सर, मैं कह रहा हूँ इस देश में आप नहीं मानेंगे कि अलग चाय पीने, अलग बर्तन, अलग खाना और जाति जब पहले गांव में था, जब गांव में पावर्स था तो गांव में जाति थी, अब जातिवाद शहर में शिफ्ट हो गया। मैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जब तक भागीदारी मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में नहीं होगी, बिजनेस में नहीं होगी,
आपके हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी। कोलिजियम सिस्टम से ये सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजों की बहाली होती है और लिमिटेड लोग जो है, सरकार खुद भी बात कर रही थी जुडिशियल कमीशन की, उसका नहीं हो रहा है। एक अघोषित आरक्षण है। रही बात आरक्षण की, तो इस देश के देखिए वो एक बहस का दूसरा विषय है शंभू, कोलिजन से मैंने कहा कि उस पे किसी और दिन बैठ उसके वो आरक्षण का ही पार्ट है। मेरा ये मानना मैं आपकी बात से डिफर कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये बात यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते जाएंगे, हो गए हैं, कमोबेश हो गए हैं, लेकिन आप दावे के साथ ये भी नहीं कह सकते कि सारे पढ़े लिखे हुए लोग और एक सत्या जी मैं आपको एक बात बता दूं, जातिवाद इतना महीन दोनों में एक फर्क होता है। सत्या जी एक लाइन सुन लीजिए, मैंने पहले वही कहा था पूरी बात, मैं आपकी बात सुनूंगा। एक लाइन सुनना पड़ेगा। हाँ, जैसे भानु प्रताप जी ने कहा था, मैं इसलिए कह रहा था सर, जातिवाद जो है उसका तरीका बदल गया, महीन हो गया। मेरे साथी लक्ष्मण यादव बताएंगे, जातिवाद जो है सर वो अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना महीन जातिवाद है। जेएनयू जो खुद को कम्युनिस्टों का अड्डा कहता है, वहां आज भी एससी एसटी ओबीसी को 4 नंबर से ज्यादा वाइवा में नहीं मिलता है। यूपीएससी का इंजाम, टीना डाबी जो टॉप करती है उसको 194 नंबर मिलता है इंटरव्यू में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जातिवाद पढ़ाई लिखाई का, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जातिवाद मैं कहाँ आपकी बात से, अरे आप मैं कह रहा हूँ कि इससे इनकार कौन कर रहा है? और एक लास्ट लाइन, जो सरकार केंद्र में चल रही है, क्या मैं इससे नहीं, आपने जो बातें कही, क्या मैं इससे इनकार कर रहा हूँ? मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन चीजों को जल्दी से जल्दी खत्म होना है, जितनी जल्दी, ये बुराइयां हैं हमारे समाज की, हम में से हर आदमी इस पे सहमत है, इस बात को लेकर। आवाज नहीं आ रही है भानु जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। कोई भी हो तो उसका एक ही तरीका है ना कि मतलब हम उसके बीच का रास्ता बनाए। लेकिन अगर हम ये कहें कि फलाना आदमी, आपने फलाने को देखा क्या वो खाना साफ करते हुए, मुझे इससे घोर आपत्ति। सत्या जी आप मुझे बताइए, आपने कभी सुना है कि ये एक तरह की मानसिकता है? सत्या जी ये बात हल्के में मत लीजिए। सत्या जी एक तरह की मानसिकता है जो इस देश से जातिवाद। शंभू जी सवाल मेरा, मेरी आवाज आ रही है शंभू जी? सत्या जी आपने कभी, हाँ अब आ गई। सत्या जी आपने कभी सुना है कि किसी एससी एसटी ओबीसी के कर्मचारी ने किसी अपने नीचे ओहदे पर वाले सवर्ण कर्मचारी को गिलास में थूक दिया हो, जबकि इस देश में गिलास में थूक के पानी पिलाया हो? आप फिर क्राइम की बात कर रहे हैं, वो एक क्राइम है सर। दिस इज द क्राइम है सर, एक क्राइम नहीं है। नहीं। बैड पीपल, दिस इज द कास्ट सुप्रीमेसी। मैं शंभू जी, शंभू जी मैं नहीं बात कहना चाहूंगा, तो कहना चाहूंगा। दिस इज नॉट, एक मिनट लीजिए सत्या जी, मैं दो बात कहना चाहूंगा। अभी जय हिंद जी ने अभी जय हिंद जी ने हमें तुरंत टोका था कि मैंने ये कहा कि हम और शंभू अपने घर में एक साथ खाते हैं, एक साथ चाय पीते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी के दिमाग में चूंकि ऊंची चीजें बसी हुई हैं। नहीं, आपके दिमाग में है। सुनिए आपके दिमाग में है, लेकिन आप लिबरल बनना चाह रहे हैं। आप उसी जगह पे आ गए सर, आप उसी जगह पे आ गए। आपकी बातें खुद कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, नहीं। और उन सज्जन की भी बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। आप पहले ये तय कर लीजिए कि अगर मैंने ये कहा तो मेरे दिमाग में ये आ गया, और अगर किसी पर्टिकुलर ऑफिस में अगर किसी आदमी ने किसी के ग्लास में थूक दिया, जिसे मैं मतलब जाहिलपन मानता हूँ, जिसे मैं क्राइम मानता हूँ, ऐसा अगर सर ये क्राइम है तो ऐसा तो होता नहीं। उसको एग्जाम्पल बनाए। और मैंने कहा तो आपने कहा कि आपके दिमाग में भरा हुआ है। सवाल तो लीजिए, की बात है, यही सहूलियत की बातें हैं, आज तक यही सहूलियत की बातें हैं सर। सवाल तो लीजिए, आज तक इस देश में क्यों ऐसी खबरें आज तक नहीं आई कि किसी एससी एसटी ओबीसी ने को जनरल वालों को बांध के मारा हो, रेप कर दिया हो, जाति के आधार पर प्रताड़ित किया हो? ये सारी खबरें ताकतवर जातियों से कमजोर जातियों की तरफ क्यों आती है? क्या ये सिर्फ क्राइम का मामला है? एक सामाजिक बुराई है जिससे हम सब लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है? मैं ये आप कहाँ लड़ रहे हैं? ये हम सब लड़ रहे हैं। बताइए ना, आप कहाँ लड़ रहे हैं? कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई, कितने लोग जेल गए हैं, कितने लोगों को सजा हुई है? लड़ रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में लड़ रहे हैं, सारे के सारे जो जातिवादी ब्राह्मण सब लोग जहाँ है वो इस बुराई से लड़ रहे हैं। मैं बहुत बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, आप सिर्फ कल्पना में है, जब चर्चा होती है तब आप कहते हैं कि लड़ रहे हैं। अगर आप लड़ रहे होते तो जिस तरह आप तो पत्रकार भी हैं,
कम से कम आप ही अपने स्तर से आवाज उठाते कि जो अभी 3 दिन पहले का उदाहरण दिया गया है यहाँ पे, यहाँ का जो जौनपुर का दिया गया, पूरे घर फूक दिए गए, और उसी से पहले जो है वो करीब 10 दिन पहले वहां पे ब्राह्मणों ने उनको मारा, यादवों को मारा, मल्लाहों को मारा, दोनों तरफ से FIR हुई। पंडित जो है वो बाहर बैठे हैं और 5 यादव और 4 मल्लाह जेल में हैं। अगर लड़ते तो किस पत्रकार की तरफ से, किस मीडिया की तरफ से, जो सवर्ण समाज के हैं उसकी तरफ से जो आया हो, इसके विरोध में कोई बात आई हो? ये सब कहने की बातें हैं सत्या जी। आप सबसे ऐसी कोई चर्चा होती तो मैं इसलिए हकीकत नहीं है। और मैं प्लीज मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं सत्या जी एक बात और कहना चाहूंगा, नहीं आप मेरी बात सुनिए, एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए शंभू जी, बात ये है कि जिस आरक्षण की बात ये सब कर रहे हैं, उस आरक्षण को इन्होंने ऑलरेडी वैसे ही खत्म कर दिया, उसका निजीकरण करके। और ये निजीकरण जब तक बंद नहीं होगा तब तक आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह गया। कैसे पता कि मैंने इस चीज के खिलाफ आवाज का इसके पहले नहीं उठाई? दिखा दीजिए ना, बात ही करता आप दिखा दीजिए। चलिए आप और हम यही बैठे, आप दिखा दीजिए, अभी दिखा दीजिए। बैठे हुए हैं जिन्होंने इस बहस को शुरुआत की है, उनको इस बात की बहुत अच्छी समझ होगी। वो हमारे फेसबुक पोस्ट पे भी आते हैं। कमाल बात है, आप मुझे दिखा दीजिए ना। नहीं फेसबुक पोस्ट पे क्यों? आप पत्रकार हैं, आप जिस मीडिया से संबंधित हैं, वहाँ कहाँ होगा? ये बात निजी सत्या जी करेंगे, ये बता दीजिए मुझे। आप मानते हैं कि नहीं कि हम देश के तौर पे जातियों में बटे हुए समाज हैं, मजहब में बटे हुए समाज हैं? चूंकि उन्होंने ये बातें कही, मैं शंभू इसलिए कह रहा हूँ कि आप कैसे, आप क्या भूत पूछते हैं कि आपको लगता है कि जब हम कह रहे हैं कि हम सब लड़ रहे हैं तो आप भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं? नहीं, आपको क्या लगता है जो देश जातियों में बटा हो, जो देश, और आपको कैसे मालूम है कि मैं नहीं लड़ रहा हूँ? नहीं, मैं बोल रहा हूं आपकी लड़ाई और हमारी लड़ाई ढोंग है। मैंने आज तक नहीं देखा कि ऐसे दिमाग का ढोंग है। एक बताइए सर, सत्या जी कास्ट एट्रोसिटी के खिलाफ जाति, मैं कह रहा हूं हम एक टुकड़ों में बटे हुए समाज हैं जहां जाति और मजहब के नाम पर सबसे ज्यादा गड़बड़ियां होती है। मैं सिर्फ ये जानना समझना चाह रहा हूँ बिल्कुल कि पूरी दुनिया में भेदभाव हुआ है, पूरी दुनिया ने उसको कंपनसेट किया नहीं है। हाँ नहीं है सर, सुन तो लीजिए। अमेरिका में आज लोग इससे निकलना चाह रहे हैं। सर सुनिए ना सर, NCRB का डेटा है, हर साल 800 शेड्यूल कास्ट के लोग की हत्या होती है जाति के नाम पर। क्या आपने कभी हिंदू सेना, बजरंग दल, सवर्ण समाज का कोई आंदोलन देखा कास्ट एट्रोसिटी के खिलाफ? आप भी पत्रकार है, 15 साल से मैं भी हूँ, आप ज्यादा समय से होंगे। शंभू, क्या हम लोग राम राज में जी रहे हैं? क्या राम राज में शंभू की हत्या, राम राज में शंभू की हत्या होती है? हमको नहीं चाहिए सर। राम राज में सीता को मुझे बताइए, क्या हम उस परिकल्पना में जी रहे हैं? आप कह रहे हैं कि किसी सवर्ण समाज ने, किसी हिंदू सेना ने, किसी बजरंग दल ने, व्हाटएवर इट इज, जितनी भी सेनाओं का आपने नाम या प्राइवेट आर्मी का, उन्होंने तो इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया क्या? एक पत्रकार के तौर पे बताइए, आपने कभी कोई रिपोर्ट देखी है? सर अरे मेरी बात तो सुन लो भैया। मैं कह रहा हूँ कि जब हम आप समझ रहे हैं कि उन्हीं में से कुछ चुनिंदा लोग जब ये कर रहे हैं, उन्हीं में से, तो आप उनसे ये आशा कर रहे हैं कि वो कहेंगे कि ये गलत है? चलिए धन्यवाद कि कम से कम आपने एक्सेप्ट किया कि उन्हीं में से लोग कर रहे हैं। एक्सेप्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया किया आपने, एक्सेप्ट किया कि वही लोग कर रहे हैं बात। अरे भैया मेरे, एक सवाल और सर, ये तो मैं पहली लाइन से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैंने आज सत्या सर, आपने आज तक सुना हो कि कभी शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, सर आपने कभी सुना हो कि शेड्यूल कास्ट के लोगों ने कभी ओबीसी, मैं ओबीसी भी कह रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने कभी ओबीसी या जनरल कैटेगरी के लोगों पर, ग्रामीणों पर हमला किया हो, नरसंहार किया हो, मारा हो, पीटा हो? कभी सुना हो आपने? खबरें ऐसे, हाँ मैं बता रहा हूँ, हमारे इलाके में जो SC/ST मतलब जो SC/ST जिन्हें आप दलित कहते हैं, दलित शब्द कहने पे शायद अब एतराज जताया जाता है, इसलिए मैं शब्द को बार बार नहीं बोलना चाहता। कोई एतराज नहीं है, दलित शब्द जो है एक तरह की इस समय की पहचान बन चुका है, कोई एतराज नहीं बोलना चाहता, चूंकि हम लोगों को ऐसा बोला जाता है कि लिखना इसमें मतलब थोड़ा सा वर्जित है, इसलिए वो जो चीज नहीं प्रैक्टिस में होती वो जुबान पे भी नहीं आनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमारे इलाके में चलिए, हमारे इलाके में जो हमारे यहाँ के जो सो कॉल्ड जो दलित हैं, वो हमारे इलाके में ब्राह्मण से प्रताड़ित नहीं है, वो अपर कास्ट से प्रताड़ित नहीं थे। मैं फिर ये उसमें जोड़ रहा हूं, पिछले 30 सालों से जो मैं देख रहा हूं, वो एक दूसरा सामंत वर्ग हमारी सोसाइटी में खड़ा हो गया, जिन्हें आप कह रहे हैं कि उन्हें आवाज मिली और बाकी सारी चीजें मिली, और उन्होंने अपने
तलबे के नीचे उनको रगड़ डाला। अरे सर ये आप कभी फिर मेरे लगाइए, Facebook ये पे ये पोस्ट तो बताइए। आरएसएस वाली भाषा आ गई। ये जो आप अरे! ओबीसी पर ब्लेम कर रहे हैं, सुनिए सर, ओबीसी कभी रगड़ रिजर्वेशन दिया का विरोध उन्होंने। नहीं करता है। अगर सर, नहीं पत्थर- रगड़ दिया, सर, अगर पत्थर नहीं चलाता- रगड़ दिया, अगर नहीं रगड़ दिया, अगर नहीं रगड़ दिया शंभू, तो उन लोगों ने हाथ क्यों जोड़ लिया? सर, ये पत्थर- तो आपसे, पत्थर- ये तो आपस में भी चलाता झगड़े कोई इस है, तरह के पत्थर होते चलवाने हैं। वाला कोई और नहीं है। होते हैं। पत्थर रगड़ दिया चलाता सर। कोई है, पत्थर चलवाने वाला कोई और होता है। यही तो मैं कह रहा तो हूँ, क्या आप ब्राह्मणवाद मानते यही तो है सर। अच्छा अच्छा, मैं उसकी चाहता हूँ। तो क्या आप ये मानते हैं कि वो उतार के फेंक दिया है? चल रहे शंभू जी, बंद कर जाए। हाँ, जी भानु प्रताप जी थे हमारे साथ और लंबा हो गया। सत्या जी, हम ये निजी नहीं है, हम लोग बात कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल निजी नहीं है, बिल्कुल निजी नहीं है। मैं ये कहता हूँ, मैं एकदम Thank you. बहुत थोड़े से शब्दों में, कि हमेशा कुछ लोग बुरे हैं, उनकी सर ये कुछ चीजें लोग बुरी जो बुरे हैं ना सर, एक समय इस देश लेकिन में- आप उसके लिए सारे लोगों को, हर आदमी को, जैसे उन्होंने एसपी सिंह का नाम लिया, मैं उस आदमी की तस्वीर अपने ड्राइंग रूम में लगाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आप सर वही एसपी सिंह है सर। मैं फिर कह रहा हूँ ना, मैं बहुत सवाल नहीं उठाना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भारत में आरक्षण जो हम लोग अब मेन मुद्दे पर आ जा रहे हैं, हमने कोशिश की थी कि कास्ट स्ट्रक्चर को आपको बताया जाए। भारत में, इस देश में आरक्षण जो है वो डाइवर्सिटी के लिए आया था। आज भी सवर्ण समाज को लगता है कि ये गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है, जबकि आरक्षण भागीदारी के लिए था। इस देश में आप पता कर लीजिए, अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं तो उनसे जाके सर्वे कीजिए, उनके लिए नौकरी पा लेना आसान है, सम्मान से नौकरी पूरा कर लेना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जब भी वो जाते हैं तो उनकी भागीदारी जो है, जो पावर सेंटर है उस पर बहुत कम है। ये सब मुझे लगता है कि ये सब ये बातें हो सकती है, कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ये अक्षरशः सही नहीं। मेरी बात तो कर, अब आज के हालात में ये अक्षरशः सही नहीं। आज तक इस देश में कभी भी ऐसी खबरें नहीं आई है कि किसी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने जाति के आधार पे अपने से निचले कर्मचारी का भी शोषण किया हो। इस देश में ये आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े, ये आप कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं, और ये आप, अगर आपके पास कोई डेटा हो तो दावे के साथ कह सकते हैं। इस देश में NCR कह सकते हैं, इस देश में, लेकिन मेरा प्रश्न, मुझे लगता है कि ऐसी दर्जनों घटनाएं हुई हैं। मैं SC ST की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो बीच वाले तबके हैं, जो सो कॉल्ड, जो वोकल होके आए इस पूरे मूवमेंट में, तो मैं जिन्होंने वो मलाई मारना चाहते हैं, जिनको वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं अपने ही लोगों को, उन्होंने कर रहे हैं, यानी सवर्ण यानी ब्राह्मण। सर OBC का आरक्षण अलग है, SC ST का आरक्षण अलग है, 27%, 16%, पता है, देना ही नहीं है। पता है पूरे मलाई खाने वाले ये है। मैं पूरे सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे सेगमेंट की बात। मुझे वाइंड अप कर दिया जाए सर, मैं वाइंड अप कर रहा था। वाइंड अप करने से पहले निवेदन मैं चाहता हूं कि इस देश में हम जाति और मजहब के आधार पर एक लाइन है शंभू जी, वाइंड अप करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय का जो आया है फैसला, उसको मैं समझता हूं मेरे साथी कंडेम करते हैं, विरोध करते हैं, और इसके विरुद्ध लड़ने का पूरा जोर शोर से फैसला कर। क्यों लगता है कोर्ट आप लोग के खिलाफ? बिल्कुल, ये आपका राइट है, ये आपका राइट है। हर मैं कह रहा हूं कि फैसले के खिलाफ फिर जाना आगे, उसका रिव्यू पिटीशन डालना, उसकी बातों को लोगों के मैदान में तरीके से उसको सामने रखना, लोगों के बीच वो आपका राइट है, वो उससे कौन इनकार कर सकता है, उससे आपको कौन रोक रहा है? सत्या सर, ये जो रामराज, ये जो आपकी रामराज की जो, सत्या सर, ये जो रामराज की जो आपने कहा था कि राम राज्य, क्या आपको लगता है? मुझे लगता है कि संविधान में हमें अधिकार है, और संविधान वाले राज्य में हमें ज्यादा बोलने, ज्यादा अपने अधिकार है। आपको क्यों लगता है कि रामराज ज्यादा बेहतर था? मैंने राम राज इसलिए बोला, कहाँ राम भगवान का नाम लेके किसी और दिन बहुत तगड़ा, आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया, इस पे बहुत विस्तार से बात करेंगे, कभी और बैठेंगे तो। चलिए मैं बता दूं, इस देश में एक सवाल से नहीं भाग रहे हैं, अभी तो एक सवाल से भी मैं पीछे नहीं भाग रहा। मैं नवीन जी को भी बहुत तरीके से एक एक बात का जवाब देना चाहता था। मैं नवीन जी की खुद बहुत व्यक्तिगत तौर पे इज्जत करता हूं, उनकी लेखनी, उनकी बाकी सारी चीजों की बहुत बहुत दिल से इज्जत करता हूं, लेकिन
मैं कई उनकी बातें ऐसी है जिससे मैं सहमत नहीं हूं। ये तो बात तय हो गया कि जो कास्ट सुप्रीमेसी है, दृष्टिकोण रखते हैं। ये तो तय है कि जो इस देश में एनसीआरबी के आंकड़े जारी होते हैं, मैं चाहता नहीं कि ऐसा हो, अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसमें ही हुआ है कि जो जाति विशेष के लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट। और एक बात मैं और साफ कर देना चाहता हूं, मैं इस बहस में बैठा शंभू, मैं किसी भी मतलब एक्स वाई चौधरी, एक्स वाई कुमार, इनको संदर्भ में लाने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने ये कहा, फलाने ने ये कहा। ये कोटिंग करके अगर आप चलने लगेंगे तो वो सिर्फ हम और आप अपना नुकसान करेंगे, हम सब। मुझे लगता है कि जो एक जनरल चीजें चल रही हैं, हम लोग बाइंड अप कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हम चाहते हैं मैं उस पे इसलिए, और मैं उस सवाल से भी स्कैप इसलिए नहीं किया, मैं उस सवाल से भी इसलिए मैं वो किया कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब तक आप लोगों से कह रहा हूं, मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि जब तक मैं आपके दो सवालों से पीछे हट गया, बहुत नम्रता से मैं आपके दो सवाल से पीछे हट गया। इसलिए हट गया क्योंकि हमारी जानकारी उस चीज में नहीं थी। भी डर लग रहा होगा, तो मैं कह रहा हूं कि जब जो नहीं सर, फलाने जी को नहीं, वो शंभू जी को पता है। हम शंभू जी से आप कभी बात कर लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं शंभू, मैं 1 मिनट में मैं तुरंत कंक्लूड कर दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि किसी ऐसी चीज में मेरा ये कहना है कि हर बात का कहने का एक संदर्भ होता है। हम सब भी एक संदर्भ को लेके यहाँ बैठे थे। अब इसमें संदर्भ में कौन सी बात आई, अब आप किसी पर्टिकुलर चीज को कोट करेंगे तो उस पर बोलना गलत हो जाता है। या तो हम वो पूरा सुन ले, खुद पहले सुन लें, या तो आप मुझे पहले कह देते, ये बात कहते मुझे कि उन्होंने ऐसा कहा है, तो आप या आप चला देते, चीज चला देते तो हम सुन लेते। आप खुद टेलीविजन के पत्रकार हैं। मैं फिर बाइंड अप कर रहा हूं उतना कि हम जातियों में और धर्मों में जब तक बटे रहेंगे तब तक एक मजबूत राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। और एक बात तय है कि जो संविधान में, जो संविधान, भारत तभी भारत बना है। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि हम एक भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। हम कभी एक भारत राष्ट्र के रूप में हम कभी एकजुट नहीं थे सम्राट अशोक के बाद। हम भारत की तरफ, हम एक राष्ट्र के रूप में बनना चाहते हैं और उसके लिए जरूरी है कि हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय कहलाएं। हम पहले भारतीय और आखिरी में भी भारतीय हैं। दरअसल ऐसा हो नहीं रहा है। इस देश में एक बड़ा तबका है SC ST OBC माइनॉरिटी, उसको ये लगता है और इसके प्रूफ हैं क्योंकि सरकार ही NCRB के आंकड़े जारी करती है। इस देश का हर राजनीतिक दल SC सेल, OBC सेल, अनुसूचित जाति सेल बनाता है। इसका मतलब है कि ये साफ है कि इस देश में जाति के आधार पे व्यवहार हो रहा है। फर्क इतना है कि वो तबका, जाति के जो पीड़ित तबका है, वो जितना पढ़ता लिखता जाता है अपने अधिकार के प्रति सचेत हो रहा है, और जो शोषित तबका है, जो शोषक तबका है, वो बदलने के लिए शायद तैयार नहीं है। नहीं तो 70 साल में स्थिति बदल जाती, आरक्षण इंप्लीमेंट हो चुका होता। आरक्षण इंप्लीमेंट न हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां से सुप्रीम कोर्ट में, जहां से आरक्षण के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, वहां एक अघोषित आरक्षण है जिसको हम कोलेजियम सिस्टम कहते हैं। मतलब आपका दोस्त, रिश्तेदार, चाचा, फूफा, ताऊ, काका जज बनेगा और आप जवान नहीं खोल सकते हैं। और वहीं से आरक्षण के खिलाफ सबसे ज्यादा फैसले आते हैं। मुझे लगता है कि इस देश में तय होना चाहिए कि देश संविधान से चलेगा या ये देश फिर से मनुवाद से चलेगा। फिलहाल जिस तरह की राजनीतिक व्यवस्थाओं पर लोग हावी हैं, उनके लिए जाति की जो श्रेष्ठता है वो शायद ज्यादा अहम लग रही है देश के मुकाबले, और वो इस देश के नागरिकों को कहीं ना कहीं पीछे धकेल रहे हैं, फिर से उसे जातियों में बांट रहे हैं, धर्मों में बांट रहे हैं। और अगर हम इसी तरह से बढ़ते रहें और हमने सबको बराबर का अधिकार नहीं दिया, मैं BP सिंह की लाइन कोट करके खत्म करूंगा। उन्होंने कहा था कि इससे पहले कि उसके आंखों का आंसू तेजाब बन जाए, शोषित वंचितों का उनका अधिकार लौटा दो। मैं फिर कह रहा हूं, एक मजबूत राष्ट्र के लिए जरूरी है कि हम संविधान के हिसाब से चले, और संविधान वो ताकत होती है जो अमेरिका जैसे देश में वहां का सेना प्रमुख कहता है कि मैं ट्रंप के प्रति नहीं, संविधान के प्रति जिम्मेदार हूं। वहां का पुलिस प्रमुख कहता है कि आप संविधान, अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो मुंह बंद रखिए, हम इंतजार करेंगे भारत में वो संवैधानिक संस्थाएं कि जब तक डाइवर्सिटी नहीं आती है, अमेरिका जैसी स्थिति, अमेरिका जैसे हालात शायद हमारे यहाँ नहीं होगा और हम एक मजबूत राष्ट्र नहीं बनेंगे। फिलहाल एक ही सोच के लोग, जाति विशेष के लोग, धर्म विशेष के लोग जब एक ही जगह पर कब्जा करेंगे, डाइवर्सिटी नहीं होगी, तो वहां से बढ़िया रिजल्ट आने की उम्मीदें कम होती है। ये दुनिया भर के सोशल साइंटिस्ट मानते हैं। और हम जो आरक्षण था, संविधान का प्रावधान है मौलिक अधिकार में 16(4) में, और उसमें साफ लिखा है कि ये भागीदारी का सवाल है, गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, उसके लिए मनरेगा है।
आपकी क्या राय है, इस प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, सवर्ण समाज जो है इस देश में, अब वो भी आरक्षण की कैटेगरी में है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पर 10%। अब इस देश में लगभग हर किसी को आरक्षण है। जरूरत है कि उसको ईमानदारी से जिसको जितना परसेंट मिल रहा है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, और न हो तो जातीय जनगणना कर ली जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। मुझे लगता है कि इस देश में खास जाति विशेष के लोगों का, खास कैटेगरी का, खास मजहब के लोगों का कब्जा है, और वो शायद इस कब्जा को नहीं छोड़ना चाहते हैं। और जब तक भारत का हर नागरिक सशक्त और मजबूत नहीं होगा, आप एक मजबूत राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। शुक्रिया आप सब लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।